वेलकम टू सिंप्लीफाइड। सो आज की वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं एंड ये है परीक्षा वाणी सीरीज़, जो उत्तराखंड की सबसे फेमस और सबसे पॉपुलर और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक मानी आती है परीक्षा वाणी। सो हमने कोशिश करी है कि उस बुक के जो चैप्टर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, और बिकॉज़ ये तो चैप्टर 2 था, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उत्तराखंड राजनीतिक प्रशासनिक ढांचा। इसमें तो ज़्यादा कुछ मैप्स यूज़ करने का था नहीं, बट आगे जो ज्योग्राफी और बाकी जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम उनको एकदम प्रॉपर मैप्स में कन्वर्ट करेंगे, ताकि उसे याद कर पाना और उसे समझ पाना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो और हम उसे लॉन्ग टर्म तक उसको रिटेन कर पाएँ। बिकॉज हम सीधे अगर वो बुक को पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब बोरिंग हो जाती है एक पॉइंट के बाद। मैंने पर्सनली फील किया है। हमने ये प्लान किया कि हम इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके इसमें अच्छे मैप्स, फिगर्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, ये सब यूज़ करके उसको एक इंटरेस्टिंग बनाएं, जिससे जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, उनको काफ़ी एक हेल्प मिल सके। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, बिकॉज इसमें पूरी परीक्षा वाणी की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो इसमें डाली गई है। क्योंकि एक बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता था बनाते वक्त, वो ये है कि क्या उसमें से हटाएं, क्या उसमें क्या डालें। बिकॉज परीक्षा वाणी में लिखा हुआ सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है कि उसमें से कुछ हटाने लायक दिखता ही नहीं है ना। कि और अगर हटा भी दिया फिर डायरेक्टली अगर फैक्ट्स डाल दिए तो फिर वो एक तरीके का रट्टाफिकेशन हो जाता है, कि वो बिल्कुल रटना ही है फिर पकड़ के कि यार चलो ये पॉइंट्स हैं, इनको याद कर लो। एक स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाती है। इसलिए हमने कम्प्लीटली उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को डाला है, और जो जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं उनको हमने हाईलाइट कर दिया है, जो ग्रीन कलर से जो है। और इसके अलावा भी आप आगे देखेंगे तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपर एकदम हाईलाइटर यूज़ कर दिया है। विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं कि उत्तराखंड का गठन कैसे हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश के 13 हिमालयी जिलों को काटकर 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें और हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तरांचल राज्य का गठन किया गया। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: 13 डिस्ट्रिक्ट्स, 9 नवंबर 2000, एंड 27वां राज्य था, और हिमालयी राज्य बोले तो 11वां था। ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। 1 जनवरी 2007 को ये जनता की भावना, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए ये नाम बदला गया था। उसके बाद सन 2001 में प्रदेश सरकार ने कुछ राज्य प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया था, जिनको हम पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं राज्य चिन्ह की। शासकीय कार्यों के लिए स्वीकृत राज्य चिन्ह में उत्तराखंड के भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखती है। तो उत्तराखंड का पूरा ज्योग्राफिकल लैंड है, जैसा इसकी बायोडाइवर्सिटी है, उसका पूरा एक वहाँ पे झलक दिखती है। एंड इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियाँ, ठीक है, 3 पर्वत चोटियाँ, एंड उसके नीचे गंगा की 4 लहरों को दर्शाया गया है। ठीक है। तो ये 3 पर्वत चोटियाँ, साथ में गंगा की ये जो 4 लहरें हैं, इनको दर्शाया गया है। बीच में स्थित चोटी अन्य दोनों चोटियों से ऊंचा है, और उसके मध्य में अशोक का लाट अंकित है। एंड अशोक के लाट के नीचे मुंडका उपनिषद से लिया गया वाक्य सत्यमेव जयते है। ये इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते हमने कहाँ से? मुंडका उपनिषद जो है वहाँ से हमने सत्यमेव जयते को लिया हुआ है, और वो उत्तराखंड का जो स्टेट सिंबल है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। हिमालय जो दर्शाता है वो उत्तराखंड की जो रीढ़ हैं, जो चट्टानें हैं जिससे उत्तराखंड घिरा हुआ है, वो उसको दर्शाता है। गहरी जो ये बहती हुई लहरें हैं गंगा जी की, ये राज्य की नदियों और जल संपदा का एक प्रतीक है। ठीक है। उसके बाद ये उत्तराखंड का मैप है। इसमें आप देख सकते हैं उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये हमारे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, और ये चीन के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। साथ में हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे 2 राज्य शेयर करते हैं, एक उत्तरकाशी और एक देहरादून। ठीक है। चीन के साथ उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तरकाशी और देहरादून। और देहरादून क्या है? हरियाणा के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रपुर, उधम सिंह नगर, नैनीताल। ठीक है। ये जो जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। हरिद्वार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ये जो 5 जिले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल के साथ हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट्स पिथौरागढ़ और चंपावत बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है। ये पूरा हमारा जो
आउटर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो बाहरी जो हमारे ज़िले हैं, वो किन स्थानों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, वो हमने एक्सप्लेन किया। इंटरनल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखोगे, सो पौड़ी गढ़वाल वो ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जैसे हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, है ना। सो ये 1 2 3 4 5 6 7 जिलों के साथ ये अपनी पूरी जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। सो पौड़ी गढ़वाल को आप कह सकते हैं कि वो ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद हम आगे आते हैं राज्य पुष्प में। सो राज्य जो हमारा पुष्प है वो ब्रह्म कमल है, और ये एक जो है दुर्लभ हिमालयी पुष्प है, ठीक है। ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाने जाने वाला पुष्प है। तो आप इसकी हाइट 4800 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई पे यानी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ये पाया जाता है। और ये एस्टेरसी कुल का पौधा है, ठीक है। इसकी कौन सी कुल का पौधा है? एस्टेरसी कुल का ये पौधा है। और इसका जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोसूरिया अब्लेवेटा, ठीक है। सो सोसूरिया अब्लेवेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड में इसकी कुल 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे एस्टेरसी कुल का पौधा है। सोसूरिया अब्लेवेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और उत्तराखंड में इसकी 24 और पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इसकी कुछ और प्रजातियां हैं, जैसे सोसूरिया ग्रामिनीफोलिया, जिसको फेन कमल बोलते हैं, सोसूरिया लप्पा, सोसूरिया सिमेसोनिया तथा सोसूरिया ग्रासोफिफेरा, इसको कस्तूरा कमल भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड में पाई जाने वाली इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं, ठीक है। और ये जो ब्रह्म कमल, फेन कमल तथा कस्तूरा कमल है, इसका जो फूल है वो बैगनी रंग का होता है, ठीक है। बैगनी कलर का ये फूल होता है। सो ये काफ़ी हाइट में रहने वाला पुष्प है, यानी बहुत ही कठोर जलवायु में भी ये, बहुत ही जो टफ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाता है। सो उत्तराखंड में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लाइक फूलों की घाटी जो चमोली में है, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में, आदि क्षेत्रों में ये पुष्प बहुत पाया जाता है। और स्थानीय भाषा में इसे कौल पदम भी कहा जाता है, ठीक है। कौल पदम किसे कहा जाता है? ब्रह्म कमल को। इसका जो उल्लेख है वो वेदों में भी हमें मिलता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी है बहुत, ठीक है। एक पवित्र फूल माना जाता है, और इसको महाभारत के वन पर्व में इसे सौगंधित पुष्प कहा गया है। क्या बोला गया है? सौगंधिक पुष्प। कहाँ बोला गया है? महाभारत के वन पर्व में, ठीक है। और पौराणिक मान्यता भी है इस प्रकार की कि जो केदारनाथ स्थित भगवान शिव का जो मंदिर है वहाँ पे इस पुष्प को अर्पित करने के बाद एक विशेष प्रसाद लोगों पे बांटा जाता है, भक्तों में बांटा जाता है, ठीक है। सो ये केदारनाथ स्थित भगवान शिव को भी ये जो फूल है वो चढ़ता है। उसके राज्य पक्षी हम बात करते हैं, हिमालय के मयूर के नाम से प्रसिद्ध है मोनाल। जो हमारा राज्य पक्षी है वो मोनाल है, और उसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, ठीक है। सो इसे राज्य पक्षी घोषित किया गया है। और ये जो पक्षी है ये भी 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले घने जंगलों में पाई जाती है। जो पक्षी है कहाँ? 2500 से 5000 मीटर। और इसको मोनाल तथा डफिया एक ही प्रजाति के पक्षी हैं। मोनाल और डफिया जो हैं वो एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन मोनाल जो हमारा राज्य पक्षी है वो एक मादा है, ठीक है। ये एक मादा पक्षी है, और डफिया जो है वो नर पक्षी है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो मोनाल तथा डफिया जो है एक ही प्रजाति के पक्षी हैं, लेकिन जो मोनाल है वो मादा पक्षी है, और जो डफिया है वो नर पक्षी है। और हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी कौन है? मोनाल ही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम, मोनाल का वैज्ञानिक नाम है लोफोफोरस इम्पीजेनस। लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इप्लेस, स्केलेट्री, ल्यूरी तथा ल्यूफोफोरेंस आदि इसकी 4 मुख्य प्रजातियां हैं। सो इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि मोनाल का जो वैज्ञानिक नाम है और उसके जो अदर ये जो प्रजातियां हैं उसके जो नाम हैं, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस कम ही हैं। सो इसका वैज्ञानिक नाम के लिए इंपॉर्टेंट है लोफोफोरस इम्पीजेनस, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। और उत्तराखंड, कश्मीर, असम तथा नेपाल में स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मनियाल या मुनाल के नाम से भी जाना जाता है। सो यहाँ से क्वेश्चन है कि ये सिर्फ उत्तराखंड में पाया जाता है? नहीं, ये उत्तराखंड के साथ साथ कश्मीर, आसाम और नेपाल में भी ये पाया जाता है, ठीक है। इस पक्षी की जो शारीरिक विशेषताएं हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल टाइप का एक पक्षी है। इसमें बहुत अलग अलग कलर्स हैं। नीले कलर का, लाइक ब्लू कलर जो है इसमें मैक्सिमम है। सो नीले, काले, हरे रंगों के मिक्सचर से ये पक्षी बना हुआ है। इसकी पूंछ हरी होती है, और मोर की तरह इसके
इस नर के सर पर रंगीन कलगी होती है, जैसे मोर के सर पे होता है ना रंगीन कलगी, तो वैसे इसके सर पे रंगीन कलगी होती है। आप देख रहे हैं ऊपर से ये जो है ना। और ये जो पक्षी है ये अपना घोंसला नहीं बनाती है ना, ये ऐसा नहीं, ये किसी पेड़ वेड़ में घोंसला नहीं बनाती है, ये किसी चट्टान में या फिर किसी पेड़ के जड़ में वहाँ पे अपने अंडे ये दे देती है। और क्या ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों हैं, क्योंकि ये वनस्पति, आलू और कीड़े मकोड़े भी ये आदि खाती है। और आलू इसको बहुत फेवरेट है ना, आलू उसका एकदम फेवरेट फूड है। सो फेवरेट है तो भाई आलू की फसल को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाती है। और इन दिनों उसकी संख्याएं बहुत ज़्यादा घट रही हैं, बिकॉज मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अत्यधिक होता है। सो ये जो मोनाल है इसका इन्वायरमेंटल कंसर्न के हिसाब से हम बताएंगे कि इसका जो IUCN रेड स्टेटस होता है, ठीक है, IUCN रेड स्टेटस जो है ये इसका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। मतलब ये इंडेंजर्ड नहीं है, अभी एकदम ख़त्म होने की, विलुप्त होने की ये कगार पे नहीं है, लीस्ट कंसर्न इसका IUCN रेड स्टेटस है। और दूसरा होता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है। इसमें इसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है। शेड्यूल 1 मतलब जो हाईएस्ट लीगल प्रोटेक्शन अगर किसी जानवर को दी जाती है ना, तो उसको शेड्यूल 1 में रखा जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से। शेड्यूल 1 में अगर किसी पक्षी को या फिर किसी जानवर को रखा गया है, इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब, आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। सिंपल, उसकी हंटिंग पूरी तरह बैंड है, उसकी ट्रेडिंग, उसके बॉडी पार्ट्स की, फेदर्स की, स्किन की, उसकी बॉडी पार्ट की ट्रेडिंग पूरी तरह इलीगल होगी, ठीक है। हंटिंग बैन, ट्रेडिंग बैन, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, ठीक है। अगर तुम उसकी हंटिंग कर, शिकार कर रहे हो या फिर उसका ट्रेड कर रहे हो, तो उसमें तुम्हें भारी जुर्माना और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होती है, और उसके हैबिटेट की सुरक्षा की जाती है। और शेड्यूल 1 में जो भी जानवर है उसको वो गवर्नमेंट की हाईएस्ट प्रायोरिटी में होते हैं, ठीक है। सो उसको शेड्यूल 1 में रखा हुआ है, और IUCN रेड स्टेटस इसका लेकिन लीस्ट कंसर्न है। अब हम बात करेंगे हमारे राज्य पशु की। सो उत्तराखंड सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई के बीच पाए जाने वाले कस्तूरी मृग को, किसको, कस्तूरी मृग को उत्तराखंड का राज्य पशु घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज़, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है, ठीक है। और इसी को हमने क्या, उत्तराखंड सरकार ने राज्य पशु घोषित किया गया है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये जो मृग है ये केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ जनपद के 2 से 5,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। सो ये ऊपर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, ऊपर के जो हमारे नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि जो हाइट है, ये हाइट वाले एरियाज कौन से होंगे, हम जितना ऊपर जाएंगे अपने उत्तराखंड के मैप में। सो ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी है ना। सो यहाँ पे ये तीनों है, उत्तरकाशी भी है, पिथौरागढ़ भी है, फूलों की घाटी चमोली में है। सो ये यहाँ पे ये पाया जाता है, यानी इतनी हाइट में। इन क्षेत्रों में क्या होता है, क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे घने वन होते हैं, डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। और बर्फीली यहाँ पे जलवायु होती है और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है वो वातावरण काफ़ी शांत होता है, तो वहाँ पे इसलिए ये पाए जाते हैं। इनकी 4 प्रजातियाँ पाई जाती है कुल मिला के। और कस्तूरी मृग क्या सिर्फ उत्तराखंड में पाए जाते हैं, नहीं, ये कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका इम्पॉर्टेंट जो साइंटिफिक नेम है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है माइकस काइसोगोस्टर, ठीक है। सो ये साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी मृग का जो वैज्ञानिक नाम है वो है माइकस काइसोगोस्टर, और इसको हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हिमालयन मस्क डियर। सो माइकस काइसोगोस्टर इसका साइंटिफिक, इसका वैज्ञानिक नाम है, और हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी शारीरिक विशेषताएं अगर हम जानेंगे कि ये किस तरीके का दिखता है, तो आप देख सकते हैं इसमें ये छोटे कद का मृग होता है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होती है, ठीक है लंबी नहीं होती है, और इसकी सींग नहीं होती। आप देख सकते हैं ये जो मृग है इसकी कोई सींग नहीं होती, और इसके 2 दांत बाहर को निकले होते हैं जो नुकीले और तीखे होते हैं। इसी से ये जो उसके सेल्फ डिफेंस के काम आते हैं, ठीक है और यही इसकी पहचान है। तो ऊंचाई लगभग इसकी अगर आप देखोगे तो 20 इंच है, ठीक है, 20 इंच की इसकी ऊंचाई होती है। और इसका जो वजन है, अगर नीचे हम ये वेइंग स्केल डाल दें तो यहाँ पे जो वजन आएगा वो आएगा 20 kg के अराउंड, ठीक है। सो 10 से 20 किलोग्राम के अराउंड इसका जो है वेट आता है, और 20 इंच की इसकी हाइट है। ये सबने पढ़ लिया। और 2 बड़े दांत, इनकी औसत आयु लगभग 20 वर्ष होती है,
ठीक है। इनकी औसत आयु कितनी होती है? 20 साल। 20 साल लगभग इनकी एवरेज लाइफ होती है। और इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जो मादा मृग होती है उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो 6 माह का होता है, 6 मंथ्स का। जैसे ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है, तो इनमें 6 मंथ्स का है, ठीक है। और ये एक बार में सिर्फ एक ही मृग को जन्म दे सकती है। कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है। देखो भैया कितनी इंपॉर्टेंस है आदमियों की। तो कस्तूरी केवल नर मृग में पाया जाता है, ठीक है। सो खास बात यह है कि नर मृग के शरीर, ये जो कस्तूरी नर मृग के जो शरीर में पाई जाती है, ये उसके नाभि यानी उसके पेट के पास होती है, ठीक है। और इससे निकलने वाली जो कस्तूरी होती है ना, उसकी खुशबू बहुत ही मतलब शानदार होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है, एक्सपेंसिव भी काफ़ी है। और यही कारण है, इसी इसी कस्तूरी के कारण ही ये जो मृग है इसका अवैध शिकार भी किया जाता है, ठीक है। सो 1 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी मृग होगा तो उसमें आप ये कस्तूरी मिल सकती है। और एक बार में सामान्यतः 30 से 45 ग्राम ही कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, समझ रहे हो आप। और 3-3 साल के इंटरवल में। सबसे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये मेल मृग में ही पाई जाती है। दूसरा, 1 साल से ज़्यादा की जिसकी उम्र हो उसके पास ही मिलेगी। तीसरा, एक बार में तुम 30 से 45 ग्राम ही उससे प्राप्त कर सकते हो। और चौथा, हर 3-3 वर्ष में। ऐसा नहीं कि हर साल आप उससे निकाल पा रहे हो, हर 3-3 वर्ष के अंतराल पे आप उससे कस्तूरी प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। सो एक बहुत शानदार लाइन भी है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को, है ना। सो जब वो सुगंध पूरे जंगल में फैल रही होती है ना, तो कस्तूरी मृग को ऐसा लगता है कि वो खुशबू जंगल से आ रही है, कहीं और से आ रही है ना। सो वो जंगल जंगल भटकता है, उस खुशबू को फॉलो करता है, पता करता है कि कहाँ से आ रही है ना, उसको ढूंढने की तलाश करता है। बट एट द एंड उसको पता नहीं होता कि वो खुशबू उससे ही आ रही है ना। सो कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि हमें हमारे अंदर ही वो चीज़ छुपी होती है, वो जो पोटेंशियल होता है वो हमारे अंदर ही होता है, लेकिन बस हमें पता नहीं होता। हमें कभी पता नहीं होता, किसी ने हमें बताया नहीं होता, या फिर हमें खुद भी पता नहीं होता। सो हम वो चीज़ कर नहीं पाते हैं। हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, चाहे किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट हम वो कर नहीं पाते क्योंकि खुद से खुद की दूरी को तय कर पाना इतना आसान नहीं है। सो ये जो नाउ कम बैक टू पॉइंट। सो कस्तूरी एक जटिल रसायन है, इसकी सुगंध होती है, पढ़ लिया हमने। और ये बीमारियों में भी काम आता है, लाइक दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफॉइड, मिर्गी, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं वहाँ पे भी इसकी दवाइयाँ बनती हैं इससे, इसीलिए इसका अवैध शिकार होता है। और यद्यपि सरकार द्वारा इनके संरक्षण के लिए 1972 से ही अधिकृत प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे ये बात पता चली कि यार इनका शिकार हो रहा है, लीगल हंटिंग इनकी हो रही है, सो 1972 में, बिकॉज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया ना 1972 में, तो उसके बाद इनके समझ में आया कि यार ये तो ऐसे गायब हो जाएंगे जंगलों से। तो उसके लिए फिर उत्तर प्रदेश सरकार, तब क्योंकि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, तो वहाँ उन्होंने चमोली के केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। सबसे पहले कस्तूरी मृग को संरक्षित करने का जो कार्य 1972 में हुआ था, और ये कहाँ पे हुआ था? चमोली में, ठीक है। चमोली में जो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, वहाँ पे कितना एरिया? 967.2 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, वहाँ पे कस्तूरी मृग विहार बनाया गया। ये चमोली जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसी के अंडर एक एरिया को डिफाइन कर दिया और बोला कि यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्या है? कस्तूरी मृग विहार की स्थापना वहाँ पे की गई। उसके बाद 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ठीक है, और ये है धर्मगढ़ बागेश्वर में। बल्कि रिसेंट में यहाँ पे 2023 में एक न्यूज़ भी आई थी कि यहाँ पे 3 या फिर 4 के अराउंड कस्तूरी मृग की वहाँ पे डेथ हो गई थी। तो उसके लिए फिर वहाँ पे जो जिलाधिकारी बागेश्वर जो थे उस टाइम पे, उन्होंने एक टीम गठित करी थी, कमेटी बनाई थी, और वो वहाँ पे पता करके उसके कारणों का और क्या कारण है उनकी मृत्यु का, वो सब पता करने के लिए वहाँ गई थी। लेकिन ये 1977 परीक्षावाणी में दिया हुआ है। वैसे बाकी जो बुक्स हैं और जो इंटरनेट है उसमें 1974 ये दिया गया है, बिकॉज 2024 में इन्होंने अपनी 50वीं स्वर्ण जयंती बनाई थी, ठीक है ना। तो 50th एनिवर्सरी इन्होंने इस अनुसंधान केंद्र की बनाई थी। तो आप एक बार इसको रीचेक कर लेना परीक्षावाणी में, लेकिन 1977 है। सो मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र जो है धर्मगढ़ बागेश्वर में है, इसकी स्थापना की गई 1986 में। फिर पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य की स्थापना की गई, ठीक है। ये सब कस्तूरी मृग को बचाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी जो पूरा हैबिटेट है उसको सेफ रखने के लिए ये सारे केंद्र बनाए गए। उसके बाद 1982 में चमोली जिले के कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सो ये
4 हमें विद ईयर याद होने चाहिए, बिकॉज ये रीअरेंज करने को भी पेपर्स में आ जाते हैं। तो 1972 में सबसे पहले, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, तो सबसे पहले चमोली के केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। फिर 1977 में या फिर 74 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई धर्मगढ़ बागेश्वर में। 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभ्यारण्य, और 1982 में चमोली जिले के ही कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण के, यानी 72 में शुरुआत कहाँ से हुई थी? चमोली से, और 10 साल बाद 82 में खत्म कहाँ पे किया भैया? चमोली में। बीच में दो और, ठीक है। उसके राज्य की वन्य जीव गणना 2005 के अनुसार कस्तूरी मृग की संख्या 274 है, और इससे बढ़कर 279 हो गई है। अब बात करेंगे हम अपने राज्य वृक्ष की, और उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है वो है बुरास, ठीक है। और इसे बसंत ऋतु का प्रतीक भी माना जाता है, और हिमालय की पहचान भी बुरास से की जाती है, ठीक है। सो ये बसंत ऋतु का क्या है? एक तरीके का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि बसंत के मौसम में अपने रंग बिरंगे फूलों से उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य को और अधिक निखार देने वाला सदाबहार वृक्ष बुरास, ठीक है। सो ये बसंत के मौसम में ही खिलता है, और इसका जो साइंटिफिक जो नाम है, इसका जो वनस्पतिक नाम है, बोटेनिकल नेम है, वो है रोडोडेंड्रॉन अर्बोनियम, ठीक है, अर्बोरियम। सो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका बोटेनिकल नेम है, वनस्पतिक नाम है, ये हमें ध्यान रखना है, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। एक पर्वतीय वृक्ष है, एक वृक्ष है ये, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड उसमें उगता है, और ये मैदानी क्षेत्र में कहीं नहीं पाया जाता, ठीक है। सो ये कहाँ पे? लगभग 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है, और ये है। और ऊंचाई बढ़ने पर इसके फूलों का रंग क्या हो जाता है? गहरा लाल हो जाता है, चटक लाल। और इससे ऊपर भी अगर हम बढ़ेंगे, एक पॉइंट से अगर हम ऊपर, लाइक 11,000 फुट की ऊंचाई पर अगर हम चले जाएंगे, सो वहाँ पे ये जो लाल रंग है, ये सफ़ेद रंग के बुरास वहाँ पे पाए जाते हैं, लाल नहीं, है ना। सो 11,000 की फुट की ऊंचाई पर हमें सफ़ेद रंग के बुरास पाए जाते हैं। सो इसकी विशेषता हमने पढ़ ली कि ये बसंत ऋतु में खिलते हैं। दूसरा, फूल खिलने के बाद इसके पत्ते क्या होते हैं? धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, इसके जो फूल हैं। और इसके जब पूरी गर्मी आ जाती है, तो उसके बाद इसके सारे पत्ते जो हैं ज़मीन में गिर जाते हैं। सो ये मकर संक्रांति यानी जनवरी के बाद ये गर्मी बढ़ने के साथ धीरे धीरे खिलना शुरू करता है, बैसाखी तक पूरा खिल जाता है। गर्मी बढ़ने के बाद पत्ते गिर जाते हैं। हृदय रोग के लिए ये बहुत लाभकारी है, जो बुरास जो है ना। और इसके जो पेड़ की ऊंचाई होती है 20 से 25 फीट की होती है, और इसकी लकड़ियां भी बहुत मुलायम होती है, जिसका ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पत्ते इसके मोटे होते हैं, जिसकी खाद भी बनाई जाती है। पूरा का पूरा पेड़ देख रहे हो आप, कितना इंपॉर्टेंट है। फूल से उसका जूस बन रहा है, हार्ट की बीमारियों के लिए वो काम आ रहा है। लकड़ियाँ उसकी गाँव में लोगों को ईंधन देने का काम कर रही है ना। और इसके जो पत्ते होते हैं उसकी खाद बन रही है। तो पूरा का पूरा पेड़ इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारे राज्य वृक्ष है। और बुरास का जो अवैध कटान हो रहा था, इसके कारण वन अधिनियम 1974 में इसे संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया, यानी प्रोटेक्टेड ट्रीज को बोला गया। जो फॉरेस्ट एक्ट 1974 है, जो वन अधिनियम हमारा 1974 है, उसमें इसे प्रोटेक्टेड ट्री में डाल दिया गया है। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं बुरास वृक्ष का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। कितने इसके कटान की और अवैध कटान की खबरें हम लगातार अखबारों में पढ़ते रहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के शासन प्रशासन की, ठीक है। सो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी हम बात करेंगे। सो देश के जो बाकी राज्य हैं उन्हीं की तरह उत्तराखंड में भी अध्याय 6 यानी पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान का अध्याय 6 है, वहाँ पे जो स्टेट्स के लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं ना, जो अनुच्छेद दिए गए हैं, वो 152 से लेके 237 तक दिए हुए हैं इसमें स्टेट्स के लिए, ठीक है। सो 152 से लेके 237 तक। और इसमें भारत के जितने राज्य, तमाम राज्य हैं, उनके संचालन हेतु जो भी इसमें जानकारी दी गई है, वो 152 से 237 तक राज्य के लिए। तो इसी के अनुरूप उत्तराखंड की भी जो शासन प्रशासन है वो चलता है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है, ये कुछ नई बात नहीं है, पूरे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम लागू है। और चाहे आप राज्य की बात कर लें, चाहे आप केंद्र की बात कर लें, अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं तो उसके हमेशा 3 विंग्स होंगे, उसके 3 अंग होंगे, ठीक है। सो 3 अंगों में एक होती है कार्यपालिका, जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं इंग्लिश में। सो कार्यपालिका में राज्यपाल, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्रिपरिषद, सचिवालय यानी सेक्रेटरीट, डिपार्टमेंट्स और एडवोकेट जनरल, ये क्या है? ये कार्यपालिका के पार्ट होते हैं, ठीक है। और कार्यपालय, उसके बाद हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की, जो विधानमंडल है, इसमें राज्यपाल एवं विधानसभा है ना। सो ये इसके पार्ट होते हैं। और उसके बाद हमारी जो जुडिशरी, तो 3 अंग हमारे होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। हिंदी में कार्यपालिका, विधानमंडल और उच्च तथा अधीनस्थ न्यायालय।
शुरुआत हम करते हैं एग्जीक्यूटिव से, जिसको हम बोलते हैं कार्यपालिका। सो कार्यपालिका आसान शब्दों में वो अंग है जो राज्य के प्रशासनिक कार्यों को वास्तव में संचालित करता है। ठीक है, यानी जो नियम बनाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? वो विधानमंडल की होती है, लेकिन उनको लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका की होती है। तो संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यों के लिए राज्याध्यक्ष यानी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल के नाम से जाना जाता है। तो ये नॉमिनल हेड होता है, जैसे केंद्र में प्रेसिडेंट होता है वैसे ही राज्य में गवर्नर होता है। ठीक है, सो एक तरीके का ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, आर्टिकल 153 में इसके बारे में दिया गया है, और ये प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। इसको नियुक्त कौन करता है? इसको राज्यपाल को जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। सो ये शब्द राष्ट्रपति का बोध कराता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी पे निहित होती है ना। इसी पे निहित होने का मतलब है कि काम तो सारे चीफ मिनिस्टर और उसके साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो करेंगे, बट ऑन द नेम ऑफ गवर्नर, है ना। आखिरी में इन्हीं के अंडर पे सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो चलेंगी, लेकिन वो इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। गवर्नर के हाथ में है सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेकिन वो खुद उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, वो विद द हेल्प ऑफ हिज सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज, जो उसके नीचे काम है। कौन उसके नीचे? चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो वो ये काम करता है। वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख और डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन शक्तियों प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख होता है। वैसे तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, संविधान में उसको बोला गया है कि तुम सबसे ऊपर हो, लेकिन जो जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, विधि विधान शक्तियाँ क्या होती हैं? जैसे कोई भी बिल विधानमंडल से पास होकर जब गवर्नर के पास गया, सो उसके हाथ में कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं। वो चाहे तो उसको फॉर द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को भेज सकता है उस बिल को आगे। तो ये इस तरीके की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, और है ना, सो वो प्रयोग करते वक्त क्या हो सकता है? वो अपना वास्तविक प्रमुख हो सकता है, वो रियल एग्जीक्यूटिव तरह काम कर सकता है। ऑर्डिनेंस देने की पावर है, ऑर्डिनेंसेस ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। जब भी विधानमंडल जो है सेशन में नहीं होता है तो गवर्नर के हाथ में पावर होती है कि ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। सो राज्य के विश्वविद्यालयों का वो चांसलर होता है, हु इज अ चांसलर, जो कुलाधिपति होता है पूरे राज्य की यूनिवर्सिटीज़ का, विश्वविद्यालयों का, वो गवर्नर होता है, और राज्य का प्रथम नागरिक भी इसको बोला जाता है। सो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो कितने टाइम के लिए होती है? ये हमें ध्यान रखना है कि राज्यपाल की नियुक्ति 5 साल के लिए होती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, सो और वो उसी के इच्छा पर्यंत पदाधिकारी करता है, और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है, यानी इसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। सो वो जो काम करता है वो जब तक राष्ट्रपति की इच्छाओं के हिसाब से ही काम करता है, और वही उसे पद से हटा भी सकता है। तो 5 वर्ष के लिए उनकी होती है। तो ये हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पढ़ ली है गवर्नर को लेके। अब बात करते हैं मंत्री परिषद। ठीक है, सो संविधान के सबसे पहले कहाँ पे आता है? 164 में। 164 में राज्यपाल जो है वो क्या करता है? वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की सलाह पर ही जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, सो नियुक्ति के बाद शेड्यूल 3 के अनुसार पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। जैसे हमारे 12 अनुसूची हैं, है ना, अगर आप देखेंगे तो हमारी 12 अनुसूची है, तो उसमें बल्कि इसको याद करने का एक तरीका है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, सो टी में हमारी टेरिटरी के बारे में बात करी गई है, इसमें एमेंडमेंट्स की, इसमें एफर्मेशन एंड ओथ, तो इसी तरीके से आगे बढ़ता है। ठीक है, इसमें राज्यसभा एलोकेशन। सो शेड्यूल 3 में क्या है? एलोकेशन एंड ओथ। ठीक है, यानी यहाँ पे गोपनीयता की जो शपथ, ये मतलब एलोकेशन और ओथ यानी शपथ। ठीक है, सो शेड्यूल 3 में जितनी भी हमारे राज्यसभा एमपीज हैं, विधानसभा जो हमारे एमएलएज हैं, और उन सब की जो शपथ और जो भी जिस तरीके से कराई जाती है वो क्या है कि वो शेड्यूल 3 यानी अनुसूचित 3 में उसका जिक्र है। सो मंत्रीगण राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद भूमिका क्या है इनका काम क्या रहता है? ठीक है, सो मंत्रिपरिषद जो है राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है। सो राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, सबसे मेन जो होता है मुख्यमंत्री होता है, और इसी के नीचे मंत्रिपरिषद है। वो राज्य शासन का कप्तान है, और मंत्रिमंडल में उसकी विशिष्ट स्थिति होती है, और उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से ही उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जा सकता है। हाँ, सिंपल है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री का जो भी दायित्व और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वही दायित्व राज्य में मुख्यमंत्री का होता है। सो मुख्यमंत्री की जो बेसिक है, लाइक
मंत्रिपरिषद का गठन करना, ठीक है, विभिन्न विभागों का वितरण करना, कौन कौन सा जो लीडर है उसके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट आएगा, शासन की दिशा तय करना, है ना, और प्रशासनिक निर्णयों में जैसे कोई भी नेतृत्व करना है, कुछ लीडर करना है, कहीं पे कोई घटना हो गई, कोई इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आ गया, कोई सुनामी आ गई, कुछ आ गया, तो वहाँ पे मुख्यमंत्री को ही सबसे पहले जाके वहाँ पे उस सिचुएशन का जायजा लेना होता है। सो एक तरीके का पूरा कैप्टन होता है ये, जैसे राज्य अगर एक शिप है तो उसका कैप्टन जो है वो मुख्यमंत्री को आप कह सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सचिवालय की, ठीक है। सो राज्य की जो वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था के लिए केवल मंत्री पर्याप्त नहीं होते हैं, है ना, जो भी पूरा सिस्टम चलाना है जरूरी नहीं कि सिर्फ वो मंत्री ही करेंगे, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। सो प्रशासन की गुणवत्ताओं के अवगत हो यह आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि राज्य के जो वास्तविक जो मंत्रिपरिषद हैं ये जनप्रतिनिधि होते हैं, ये इलेक्शन लड़के ये इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोग इनको वोट देते हैं, और इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी या फिर कोई भी मानक तय नहीं हुए हैं, है ना। कोई भी, चाहे वो इवन पढ़ा लिखा भी नहीं हो, वो नेता बन सकता है ना, क्योंकि इसके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। तो जब वो इलेक्शन जीत के विधानमंडल में बैठता है, उसको जिम्मेदारियां दी जाती हैं, सो उसको ज़रूरी नहीं कि उतनी सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हो, उसके लिए कौन होते हैं, उसके लिए होते हैं फिर आईएएस ऑफिसर्स, है ना, जो सारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और वो सब उनको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है, जिसे राज्य सचिवालय कहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए एक चीफ सेक्रेटरी होता है स्टेट का, है ना, ये टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर है। उसके अंडर में एक स्पेशलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जिसे क्या बोला गया है, स्टेट सेक्रेटेरिएट, राज्य सचिवालय, है ना। और सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष को मुख्य सचिव और प्रत्येक विभाग के सचिव को सेक्रेटरी नहीं शासन सचिव बोला गया है। ये आईएएस का वरिष्ठ एवं अनुभवी सदस्य होता है, ठीक है, समझ में आ गया ना। सो एक राज्य सचिवालय बनाया गया है ताकि वो जो जितने लीडर जो नेता हैं हमारे, जो मंत्री परिषद हैं, उनको उनको टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकें। और वो जो सचिवालय है उसका जो सबसे टॉप मोस्ट ऑफिसर होता है, इसके प्रशासनिक अध्यक्ष, उसको मुख्य सचिव बोला जाता है, चीफ सेक्रेटरी। और अलग अलग जो विभाग हैं उनके जो सचिव होते हैं, है ना, जैसे हो लेबर के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, तो ये अलग अलग विभाग हैं, तो इनके जो सचिव होंगे इनको बोलेंगे शासन सचिव, ठीक है। अब हम उत्तराखंड के जितने ज़िले हैं ना, इसमें किस तरीके से हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, जो प्रशासनिक ढांचा जो तैयार हुआ है, उसको हम समझेंगे, ठीक है। शुरुआत करेंगे हम कहाँ से, 1814-15 की सन 1814-15 से, जहाँ पे गोरखा और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, ये हमें पता है 1814-15 के आसपास। और इन्हीं के बाद, ठीक है, क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र किसके अंदर आ गए थे, अंग्रेजों के अधीन आ गए थे, ठीक है ना, इसी युद्ध के बाद। सो 1814 में गढ़वाल और 1815 में कुमाऊं पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद कुमाऊं जनपद का गठन किया गया। तो पहला जनपद कौन था, कुमाऊं। और गढ़वाल नरेश से लिए गए क्षेत्र को कुमाऊं का एक परगना बनाया गया, और देहरादून को 1817 में एक जिला बनाकर सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया गया था। तो सबसे पहले जो पूरे उत्तराखंड है वहाँ पे सिर्फ एक ही जिला होता था, उसको वो था कुमाऊं, ठीक है। सो उसके अलावा क्या थी, टिहरी रियासत थी, और बाकी जो जितना एरिया, जो गढ़वाल का कुछ हिस्सा और कुमाऊं का पूरा हिस्सा, वो किसके अंदर आता था, कुमाऊं जिले के अंदर आता था। और देहरादून में जो 1817 में क्या हुआ, उसको एक अलग जिला बनाया गया, अलग जिला तो बनाया गया, लेकिन देहरादून आज उत्तराखंड का पार्ट है। 1817 में इसको जिला बनाकर सहारनपुर में सम्मिलित कर लिया गया था, यानी ये उस समय पे कुमाऊं जो कमिश्नरी था उसका पार्ट नहीं था। इस प्रकार अंग्रेजी शासन के आरंभ में उत्तराखंड में केवल 2 राजनीतिक प्रशासनिक इकाइयां थी, दो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी। वो थी एक कुमाऊं जनपद, ठीक है, जिसमें पूरा उत्तराखंड आता था, देहरादून क्योंकि सहारनपुर में आता था, और टिहरी रियासत, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट थी। 2 हो गए थे शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1840 में गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय है वो क्या किया गया, वो श्रीनगर से हटाकर पौड़ी लाया गया, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल नामक नए जनपद का गठन किया गया। 2 जनपद हो गए 1840 में। पहले सिर्फ एक कुमाऊं था तो 14-15 के आसपास। उसके बाद 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल ने जो मुख्यालय है उसको श्रीनगर से हटा के पौड़ी कर दिया, और जब उन्होंने मुख्यालय ट्रांसफर किया उन्होंने पौड़ी गढ़वाल को एक नई डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में बना दिया। 1840 में 2 जिले हो गए, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल। 1854 में नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय बनाया गया, ठीक है।
अल्मोड़ा से, क्योंकि उससे पहले जो मुख्यालय था कुमाऊं मंडल का वो अल्मोड़ा था, तो उसको ट्रांसफ़र करके नैनीताल कर दिया गया। और 1890 तक कुमाऊं कमिश्नरी में केवल 2 ही जिले रहे, ये हमें ध्यान रखना है। 1854 में नैनीताल को जिला नहीं बनाया गया, है ना, सिर्फ जो मुख्यालय था कुमाऊं मंडल का वो अल्मोड़ा से ट्रांसफ़र करके नैनीताल कर दिया गया था। और 1890 तक अगर आप देखोगे तो कुमाऊं कमिश्नरी में केवल 2 जिले थे, है ना। उसके अलावा टिहरी रियासत तो अपनी अलग इंडिपेंडेंट चल रही है, लेकिन जिले सिर्फ 2 थे 1890 तक, एक कुमाऊं कमिश्नरी, है ना, और एक दूसरा कौन, पौड़ी, जिसमें कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो कुमाऊं कमिश्नरी के अंदर 2 ही जिले थे, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल भी कब बना था, 1840 में, जब मुख्यालय को ट्रांसफर कर दिया था, ठीक है ना, श्रीनगर से पौड़ी, तो उस टाइम पर उसको जिला बना दिया। तो 2 ही जिले थे 1890 तक। 1891 में फिर जाके 2 से 3 हो गए, 1891, लगभग 75 साल बाद, है ना, 85 साल बाद। सो 91 में कुमाऊं, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र हो गया था और उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था अंग्रेजों के लिए, तो उन्होंने कुमाऊं को अल्मोड़ा और नैनीताल नामक 2 जिलों में बांट दिया, है ना। जो कुमाऊं का जो पूरा एरिया था उसको अल्मोड़ा और नैनीताल में बांट दिया। और ये जो स्थिति थी वो क्या थी, स्वतंत्रता लाइक इंडिपेंडेंस तक वो बनी रही। यानी इंडिपेंडेंस तक कुमाऊं मंडल में सिर्फ 3 जिले थे, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, और एक टिहरी रियासत थी, ठीक है। आप समझ में आ रहा है, आपको याद हो रहा है ना। सबसे पहले क्या था, सिर्फ सबसे पहले कुमाऊं था, उसके बाद 1840 में पौड़ी गढ़वाल बना, उसके बाद 1891 में जो कुमाऊं था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, अल्मोड़ा और नैनीताल। सो इंडिपेंडेंस तक, आज़ादी तक 3 ही जिले थे, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। सो स्वतंत्रता के बाद ये सबको याद ही होगा, 1 अगस्त 1949 टिहरी रियासत को कुमाऊं मंडल के चौथे जिले के रूप में सम्मिलित कर दिया। अब स्थिति क्या होगी, टिहरी के आने से 4 जिले हो गए, है ना। सो 1960 तक क्या हुआ, मसूरी, चकराता व देहरादून को छोड़ पूरा पर्वतीय क्षेत्र कुमाऊं मंडल में था, क्योंकि देहरादून हमने बोला था ना वो सहारनपुर मंडल में डाला गया था। सो ये जो मसूरी, चकराता और देहरादून का जो क्षेत्र था, इसको हटा के जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र जो था वो कुमाऊं मंडल में था। अब क्या हुआ, 1960 में फिर एक मेजर चेंज देखने को मिला सन 1960 में, जहाँ पे टिहरी जनपद से उत्तरकाशी, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मैप है उसमें जो हमारे ऊपर उत्तर के जो 3 जिले हैं ना, ये 1960 में बने। यानी टिहरी जनपद से क्या बना, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल से चमोली और अल्मोड़ा से पिथौरागढ़। सो ये उत्तर के जो 3 जिले हैं हमारे, वो कब बने, 1960 में बने। और इनको बनाने का रीज़न था क्योंकि जो चाइना का जो इंटरफ्रेंस हो रहा था, तो इतने बड़े यूनिट को संभालना मुश्किल हो रहा था, तो चाइनीज़ इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए हमने उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया। तो 3 जिले हमने बनाए, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, 1960 में। सो 1969 तक देहरादून को छोड़कर उत्तराखंड के तत्कालीन 7 जिले कुमाऊं मंडल में थे, ठीक है। तो 7 जिले टोटल थे, वो कहाँ थे, कुमाऊं मंडल में थे 1969 तक, लेकिन देहरादून उस टाइम पे उसका पार्ट नहीं था। उसके बाद 1969 में गढ़वाल मंडल गठित कर पौड़ी में मंडल मुख्यालय बनाया गया और टिहरी, पौड़ी, चमोली और उत्तरकाशी को इसके अधीन रखा गया। अब गढ़वाल, अभी तक तो सब कुछ कुमाऊं के अंडर ही आ रहा था, है ना, कुमाऊं मंडल, लेकिन 1969 में गढ़वाल मंडल को अलग से गठित किया गया और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया, पौड़ी में। 1840 में पौड़ी की स्थापना की गई थी, हमें ध्यान है ना। सो पौड़ी में ही मंडल का मुख्यालय भी बनाया गया और टिहरी, पौड़ी, चमोली व उत्तरकाशी, जितने भी गढ़वाल के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनको इसमें पौड़ी मंडल के अंदर, गढ़वाल मंडल के अंदर डाल दिया। और जबकि नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, 3 ही तो जिले थे, उनको कुमाऊं मंडल के अधीन रखा गया। 1969 में गढ़वाल मंडल बनाया गया। तो 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर दिया गया था, है ना। सो देहरादून को जो है 1975 में मेरठ मंडल से हटा के गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया। फिर 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार का सृजन हुआ, ठीक है, और राज्य गठन के बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटाकर गढ़वाल मंडल में सम्मिलित कर लिया गया था। तो ये में ध्यान रखना है कि 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार एज ए डिस्ट्रिक्ट बना, ठीक है, एक जिला बना यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन राज्य गठन जब हुआ उसके बाद इसे सहारनपुर मंडल से हटा के गढ़वाल मंडल में ही सम्मिलित कर दिया। 26 दिसंबर 1995 को उधम सिंह नगर, 15 सितंबर 1997 को चंपावत और 18 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद बनाए गए, जिससे हमारे करंट डिस्ट्रिक्ट्स हो गए टोटल 13। तो हमें ध्यान आ गया, है ना। ये डेट्स हमें याद रखनी है, 1995 में उधम सिंह नगर, 1997 में चंपावत और 1997 में जस्ट 3 दिन बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जनपद बनाए गए। सो ये सचिवालय का ही कंटिन्यू है, यहाँ से बीच में चार्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए था।
सो ये राज्य सचिवालय है वो ये होता है। और उसके बाद सचिवालय राज्य प्रशासन के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है। जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो सुपरविजन है, उसको डायरेक्शन देना, उसका कंट्रोल, ये सब ये जो सचिवालय है वो करता है। सरकारी नीति रचना हेतु आवश्यक सामग्री एकत्रित करना और उसका विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के सम्मुख प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य। हमने बोला था ना कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज यानी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड करता है। यानी अगर जो वहाँ पे सरकार जो मंत्रिपरिषद है, कोई मंत्री है, अब उनको लग रहा है कि उनको इस तरीके की कोई स्कीम लेके आनी है, कोई पॉलिसी लेके आनी है, तो उसके लिए उसको ग्राउंड डेटा इकट्ठा करना है, उसके रिगार्डिंग जितनी टेक्निकलिटीज़ और उसके जो पॉइंट्स हैं वो संविधान से मिलते जुलते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो रूल बनाते वक्त कोई संविधान के किसी हिस्से को ब्रेक कर रहे हैं, किसी अनुच्छेद को ब्रेक कर रहे हैं। सो वो सारी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं और उसको समझना, उसका पूरा वो तैयार करना है ना। सो नीति रचना यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के दौरान जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, डेटा, वो सब इकट्ठा करना और उसको विश्लेषण कर मंत्रिपरिषद के पास प्रस्तुत करना सचिवालय का कर्तव्य होता है। ठीक है। सो राज्य में जो भी नीतियां बनती है उसका विचार, मूल्यांकन और अंतिम प्रस्तुतिकरण सचिवालय के माध्यम से ही होता है। ठीक है। और नीति निर्माण में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है सचिवालय की, क्योंकि जो भी जानकारी है वो इकट्ठा करता ही है, हमने समझ लिया। सो मंत्रिपरिषद के समक्ष क्या है कि ये प्रस्ताव रखेगा, है ना, और नीति को अंतिम रूप देने में भी मदद करता है। सो राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद 195 मुख्य सचिव ने बोला था सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉप पे। और राज्य में जो स्थान और कार्य मुख्य सचिव का है, केंद्र में वही स्थान कैबिनेट सचिव यानी कैबिनेट सेक्रेटरी का है ना। जो राज्य में जैसे हम मुख्य सचिव कहते हैं, उसको केंद्र में वही काम कैबिनेट सचिव का होता है। और मुख्य सचिव राज्य प्रशासन की धुरी बोलते हैं, यानी बैकबोन है। जो पूरा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका बैकबोन हम बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी को। अब हम बात करते हैं निदेशालय की। ठीक है। सो पहले हमने पढ़ा सचिवालय, फिर हम पढ़ लें निदेशालय। दोनों में अंतर समझते हैं। जो राज्य प्रशासन होता है ना, ये दो भागों में बटा होता है। पहला होता है सचिवालय और दूसरा होता है निदेशालय। दोनों में अंतर क्या है? जो सचिवालय होता है ये नीति निर्माण का कार्य करता है ना। नीति निर्माण का कार्य करता है। नीति निर्माण मतलब पॉलिसी फॉर्मुलेशन, है ना। जो भी कोई भी अगर मंत्रिपरिषद कोई भी स्कीम या फिर कोई भी लॉ, कोई भी नियम लेके आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी डेटा है वो सब इकट्ठा करना ये सचिवालय का काम होता है। और ये जो कार्यकारी विभाग होता है ये निदेशालय होता है। ठीक है। सो नीति, वो जो नीति बन गई सचिवालय की मदद से, जो मंत्रिपरिषद ने जो नीति बना दी है, उस नीति को जमीन पर लागू करने का काम जो होता है वो निदेशालय का होता है। ये क्या करती है? पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। सो सचिवालय और निदेशालय में अंतर आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सचिवालय जो है नीति निर्माण का काम करती है और निदेशालय जो है उस नीति को जमीन पर लागू करने का काम करती है। सो नीति बनाना सचिवालय का काम है, नीति लागू करना निदेशालय का काम है। सो राज्य प्रशासन में मंत्रिपरिषद जो राजनीतिक प्रमुख होता है, सचिवालय प्रशासनिक प्रमुख के बाद तीसरा व्यय कार्यकारी विभाग यानी निदेशालय का होता है ना। सो ऊपर के जो दोनों हैं, यानी ये जो सचिवालय है और जो मंत्रिपरिषद है, इनका काम पॉलिसी फॉर्मुलेशन का है ना। जबकि जो कार्यकारी विभाग है निदेशालय, इसका काम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का है। ठीक है। सो ये हो गया निदेशालय के बारे में। अब हम इसमें पढ़ेंगे राजस्व पुलिस व्यवस्था, स्टेट पुलिस सिस्टम। ठीक है। सो 1800 जो रेवेन्यू पुलिस हमारे उत्तराखंड में जो है ना, रेवेन्यू पुलिस मतलब उत्तराखंड के जो कुछ विलेज एरियाज़ हैं उन पे जो इनिशियल कंट्रोल की और वहाँ पे जो भी पूछताछ है, कोई यहाँ पे क्राइम हो गया वहाँ पे, है ना, सारी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की जो जिम्मेदारी थी वो रेवेन्यू पुलिस यानी राजस्व विभाग को दी गई थी। वहाँ पे जो पटवारी थे उनके अंडर पे वो जिम्मेदारी दी गई थी, है ना। सो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे भारत में सशक्त पुलिस व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की। ठीक है। यानी सिविल पुलिस सिस्टम जो था कि प्रॉपर चौकियाँ होंगी, वहाँ पे एक थानेदार होगा, तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी वो पूरे भारत पे वो लागू करना चाहते थे 1857 के विद्रोह के बाद। लेकिन उस वक्त में जो कुमाऊं के कमिश्नर थे रैमजे, 1856 से लेके 84 तक वो कमिश्नर रहे, उन्होंने
ऊपर रिपोर्ट भेजी कि ये राज्य की जनता है, सीधी सादी जनता है, सो यहाँ पे राजस्व पुलिस व्यवस्था बनाई रखी जाए, उत्तराखंड को ना थोड़ा सा एक्सेप्शन दिया जाए और यहाँ पे राजस्व पुलिस व्यवस्था को रखा जाए। उसका एक और रीज़न ये भी था, सीधी सादी जनता होने के साथ साथ यहाँ की जो जोग्राफिकल जो एरिया था, जो जोग्राफिकल यहाँ पे जो डाइवर्सिटी थी वो काफ़ी मतलब बहुत ही टफ थी, है ना। तो यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी वो काफ़ी टफ थी और इसलिए वहाँ पे एकदम से सिविल पुलिस सिस्टम को लागू कर पाना तुरंत संभव नहीं हो पाया। सो राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है 1874 से लागू है और वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। ये 61% भाग परीक्षा वाणी में पुराना है, मेरे हिसाब से ये अब चेंज हो चुका है, बिकॉज आगे हम पढ़ेंगे कि उत्तराखंड में धीरे धीरे इस व्यवस्था को ख़त्म करके जितने भी रेवेन्यू पुलिस के कंट्रोल से हटा के उसको सिविल पुलिस के अंडर में ही दे दिया है। और ये काम, ये जो चेंज है ये काफ़ी स्तर पर हो चुका है, मतलब काफ़ी लेवल तक हो चुका है। और अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड में, उसके क्योंकि वहाँ पे जो एरिया था वो रेवेन्यू पुलिस के अंडर में था और शुरुआती जांच के ऊपर काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे। माननीय जो हमारे जज थे हाईकोर्ट के, उन्होंने भी ये बोला कि ये तो मतलब किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन है, मतलब जितने भी सबूत थे शुरुआती तौर पे बिल्कुल वहाँ पे इफेक्ट कर दिए गए थे, उनको मैनिपुलेट कर दिया गया था। सो रेवेन्यू पुलिस के ऊपर काफ़ी ये टाइम पे ये आरोप लगता रहता है। तो धीरे धीरे करके मतलब वो पूरा चेंज हो चुका है और टाइम पे जो हमारी हाई कोर्ट है वो भी मतलब सरकार को बार बार पूछती रहती है कि इतनी लेट क्यों हो रही है ये कन्वर्ट करने में, है ना। सो ये 61% भाग मेरे हिसाब से नहीं है। इस व्यवस्था में पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी व कमिश्नर आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का भी काम करना पड़ता है। सो लाइक अपराधों की जांच करना, मुकदमे दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। सो पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। उस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होना और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जाता है। ठीक है, ये सारी बात इसमें हो गई है। सो पहले क्या था ना, राजस्व पुलिस का जो क्षेत्र था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन फिर शहरीकरण और बेहतर कानून व्यवस्था की आवश्यकता के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे नागरिक पुलिस क्षेत्र बढ़ाया गया। ठीक है, ये हो गया। और अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पट्टियां थी, है ना, ये पटवारी क्षेत्र। तो 19 परगने और 125 पट्टियां, यानी 125 पटवारी क्षेत्र थे। लेकिन जबकि गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां थी। तो ये हमें ध्यान रखना है, कुमाऊं में 19 परगने और 125 पट्टियां और गढ़वाल में 11 परगने और 86 पट्टियां। ठीक है। सो वर्तमान स्थिति ये है कि धीरे धीरे अंतिम चरण में है, जो राजस्व पुलिस व्यवस्था लगभग समाप्त होने के अंतिम चरण में है। कई गांव पहले से ही नियमित पुलिस नियंत्रण में आ चुके हैं और टाइम पे ये चीज़ें होती रहती हैं। सो इसी के अब ये जो हमने ये बीच में ही आ गया था राजस्व पुलिस का कार्यकारी विभाग हम पढ़ रहे थे, निदेशालय, वो ही आगे कंटिन्यू हो रहा है। तो एक जो शासन सचिव होता है उसके अंदर कई विभाग होते हैं। ठीक है, जैसे पुलिस विभाग हो गया, है ना, और जेल विभाग हो गया, या फिर आंतरिक सुरक्षा यानी इंटरनल सिक्योरिटी विभाग हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। सो विभागीय संरचना इस तरीके की होती है कि विभिन्न विभागों को कार्यात्मक इकाइयाँ यानी फंक्शन यूनिट नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं, यानी ऊपर से नीचे तक प्रत्येक विभाग की अपनी फंक्शन यूनिट्स होती हैं। ठीक है, जैसे जिला होगा सबसे पहले, उसके नीचे फिर मंडल, फिर राज्य स्तर, उसके ऊपर ऊपर को जा रहा है, पहले सबसे पहले जिला, फिर उसके ऊपर कौन होगा, मंडल, फिर उसके ऊपर राज्य। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है कि इसको डिवाइड किया हुआ है ना, छोटी छोटी इकाइयों में। सो मंडल स्तर का जो प्रशासन होता है वो डिविजनल कमिश्नर करता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं गढ़वाल कमिश्नर, कुमाऊं कमिश्नर, अभी दीपक रावत हैं। सो इस तरीके से क्या है कि सामान्य एवं राजस्व प्रशासन में विभागाध्यक्ष के बाद मंडलायुक्त, है ना। सो विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी ये क्या है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो है ना, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो होते हैं विभिन्न पॉलिसी के लिए और उसके लिए विभिन्न डिपार्टमेंट्स के लिए, तो वो ये होते हैं। उसके मंडलायुक्त यानी डिविजनल कमिश्नर, है ना, ये कुमाऊं, जैसे 2 मंडल थे, कुमाऊं के अलग, गढ़वाल के अलग, जो अपने मंडल के शांति व्यवस्था, राजस्व वसूली तथा अन्य कार्यों को देखता है। सो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं पहले से, और इन्हीं दोनों मंडलों में जो 13 जिले हैं वो सम्मिलित हैं। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे होता है जिलाधिकारी। ठीक है, सो मंडल के नीचे आता है जिलाधिकारी। राज्य में कुल 13 जिले हैं। ये जिले का सबसे सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, लाइक
कानून व्यवस्था बनाना और विकास योजनाओं को इम्प्लीमेंट करवाना, है ना। सो राज्य का जो राजस्व का जो प्रशासन है अपने ज़िले में, ये सब कौन करवाता है? ये जिलाधिकारी कराता है। जिलाधिकारी के नीचे आते हैं कौन? उप जिलाधिकारी। ये तहसील स्तर में होते हैं, ठीक है। तहसील में कौन होता है? उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम। सो वर्तमान में जैसे राज्य में कुल 100 तहसीलें हैं, जबकि राज्य गठन से पूर्व केवल 49 तहसीलें थी। सो ये मई 2004 में एक साथ 29 नई तहसीलें बनाई गई थी। ये जो 100 तहसीलें हैं, वर्तमान में ये चेंज हो चुका है, मैंने अभी चेक किया, ये 113 हो चुका है। जो परीक्षा वाणी है उसका पुराना एडिशन था, उसमें 100 लिखा हुआ है, लेकिन करंट में अभी लेटेस्ट अपडेट आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो अभी 113 तहसीलें हैं, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमने पढ़ लिया। फिर राजस्व प्रशासन की तरह डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के भी अपने स्तर है। इसमें सबसे ऊपर राज्य स्तर, फिर जिला स्तर और सबसे नीचे ब्लॉक होता है। और राज्य में कुल कितने हैं? 95 ब्लॉक हैं, ठीक है। सो 113 तहसीलें हैं और 95 ब्लॉक हैं। अब हम बात करते हैं महाधिवक्ता की, जो एडवोकेट जनरल होता है स्टेट का, ठीक है। ये जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उसमें गवर्नमेंट को एडवाइस करने का जो काम होता है वो एडवोकेट जनरल यानी महाधिवक्ता का होता है। सो सबसे पहले अनुच्छेद 165, ठीक है, आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल का जिक्र है स्टेट में, ठीक है। और ये राज्य के सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, ठीक है, लॉ ऑफिसर होता है। सो इसकी जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी जो अवधि है वो नियमित नहीं है। इसका जो टेन्योर है ना, ये कितने सालों तक या फिर कितने टाइम तक एडवोकेट जनरल बने रहेंगे, इसकी कोई जानकारी ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। और ये विद द प्लेजर ऑफ मतलब गवर्नर, है ना। सो गवर्नर के ही प्रसाद पर्यंत के अंदर ये जो है पद धारण करता है एडवोकेट जनरल। इसकी योग्यताएं जो हैं बनने की, वो ये सिंपल ये है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, कम से कम 10 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव होना चाहिए, है ना। मिनिमम 10 ईयर्स का वो किसी न किसी लाइक एज अ वकील, है ना, एज अ लॉयर कहीं काम किया हो, या फिर और उच्च न्यायालय में वकालत की हो, ठीक है। तो 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में एडवोकेट का कार्य किया हो। सो ये दो कंडीशंस हैं। या तो भारत का नागरिक तो होना इंपॉर्टेंट है, उसके साथ या तो 10 साल से ज़्यादा किसी जुडिशियल सर्विस में जुड़ा हो, या फिर 10 साल से ज़्यादा किसी हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट काम किया हो। और वो क्या करता है? वो राज्य सरकार को कानूनी सलाह देता है ना। और न्यायालय में राज्य का पक्ष भी रखता है और विधायी मामलों में सरकार की सहायता करता है। सिंपल सी बात है ना। कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कोई केस हो गया तो वहाँ पे किसी भी डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ भी अगर केस हुआ है, सो वहाँ पे राज्य सरकार का जो मत रखना है और उसको न्यायालय में राज्य सरकार को उसका जो पक्ष रखना है, वो काम कौन करेगा? एडवोकेट जनरल करेगा, है ना। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है एडवोकेट जनरल की कि वो सदन की जो भी सदन की जितनी भी बैठक होती है उसमें भाग ले सकता है, उसमें बोल सकता है, लेकिन वहाँ पे वोट नहीं कर सकता। ये हमें ध्यान रखना है कि जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता है, उसके पास सदन में भाग लेने की आज़ादी होती है। वो वहाँ पे बोल भी सकता है, अपना जो पक्ष है, अपनी जो बात है वो आगे रख सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। जब भी कोई वोटिंग की बात आएगी किसी बिल के ऊपर, तो वहाँ पे वो वोट नहीं कर सकता। और राज्य के जो प्रथम महाधिवक्ता थे वो थे श्री मेहरबान सिंह नेगी जी, है ना। सो मेहरबान सिंह नेगी जी हमारे क्या थे? राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। अब बात करेंगे हम विधानमंडल की, यानी लेजिस्लेचर। सो राज्य में जो विधि निर्माण है, जहाँ पे सारे जो हमारे लॉ हैं वो बनते हैं, जो कानून बनते हैं, वो विधानमंडल की व्यवस्था की गई है, ठीक है। सो विधानमंडल के दो अंग होते हैं, एक राज्यपाल और विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। सो हमारे उत्तराखंड में जो है वो क्या है? एक सदनीय विधानमंडल है ना, एक सदनीय विधानमंडल। सो यानी सिर्फ क्या है? विधानसभा है। सो इसमें राज्यपाल की क्या भूमिका होती है? सो राज्यपाल का जो स्थान होता है विधानमंडल में वो सर्वोच्च होता है, ठीक है, सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर स्थान राज्यपाल का है। यानी उसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून प्रवर्तन में नहीं आ सकता। कोई भी कानून जब विधानसभा से पारित होता है तो उसमें जब तक गवर्नर के यानी राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन को आहूत करता है, सत्रावसन करता है तथा विघटन करता है। सो राज्यपाल ही है, जब विधानसभा बैठती है पहली पहली बार, जब नया अधिवेशन होता है तो वहाँ पे उसको समन करना, आके बात करना,
सत्रावासन करना यानी जो उसका सत्र होता है, जो भी विधानसभा है उसका एक सत्र चलेगा जहाँ पे पूरी बहस होगी, सारा बिल वगैरह पास होगा, और जब सब वो सत्र का जो काम पूरा हो जाएगा उसके बाद उसको सत्रावासन करना यानी प्रोरोग करना, ये काम भी गवर्नर करता है कि बस आज ये खत्म, अब हम नए सत्र में मिलेंगे। और डिसॉल्व करना यानी पूरी की पूरी जो विधानसभा है उसको डिसॉल्व कर देना, उसका विघटन होना, वो भी काम राज्यपाल का होता है। ठीक है। सो वो सदन का सत्र शुरू होने से पहले, शुरू होने पर सदन में अभिभाषण करता है, यानी एड्रेसेस द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ इट्स सेशन। जब भी सदन का जो सत्र शुरू होता है वहाँ पे सबसे पहले आके एड्रेस करता है। बजट रखवाना, साक्ष्यों की निहिरताओं पर विनिश्चित करना, यानी किसी भी मेंबर का, कोई भी अगर विधायक है उसके डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात कर रही है तो वहाँ पे डिसाइड करना, और विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित करना, है ना। रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। कोई भी बिल अगर उसको लग रहा है कि इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी और उनकी परमिशन होना ज़रूरी है तो वो बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। तथा विशेष परिस्थितियों में जब सदन सत्र में ना हो, अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, ये प्रेसिडेंट के पास भी होती है और राज्य में गवर्नर के हाथ में भी होती है अध्यादेश जारी करना। जब भी क्या है कि विधानसभा, अब ऐसा तो है नहीं कि विधानसभा रोज आके क्लास में मिल रही है, स्कूल तो है नहीं कि रोज जाना है विधानसभा में, है ना। साल में कुछ ही दिन यानी 2 सत्र अगर होते हैं तो वहाँ पे जाके बैठ रही है। उनके अलावा भी वक्त होता है जहाँ पे क्या होता है कि एकदम से कोई इमरजेंसी आ गई, कोई बिल लाना है, कोई चेंज लाना है ना, तो उसके लिए ये जो पावर है अध्यादेश की वो गवर्नर के पास दी गई है। फॉर अ टाइम बिंग जो है वो अध्यादेश ला सकते हैं। लेकिन कोई भी जो अध्यादेश गवर्नर लाया है वो जब 6 मंथ्स के अंदर, यानी गवर्नर जो अध्यादेश लेके आया है उसके बाद जब विधानसभा बैठेगी तो 6 महीने के अंदर उसको उन बिल को पारित करना होता है। ये 6 महीना नहीं, 6 हफ्ता है, सॉरी उसने जो बहन फिसल गई, 6 वीक्स, है ना, यानी 1.5 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर उसको क्या है कि उसको पारित करना होता है। ठीक है। सो विधानसभा के पुनः जो सत्र जब शुरू होता है उसके 6 सप्ताह के अंदर उसको इस बिल को विधानसभा के द्वारा पारित होना ज़रूरी है ना। ये हो जाएगा उसका काम। सो विधानसभा में आते हैं। विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 के तहत राज्य के एडल्ट वोटर्स द्वारा चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। ठीक है, यानी सिंपल बात है यार, जो वोटर्स हैं वोट देते हैं, हम सभी ने वोट दिया होगा। और इसमें एक और चीज़ है कि संविधान के जो अनुसार ना किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसमें अधिकतम 500 या फिर कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, यानी मिनिमम 60 तो होने ही है और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं किसी भी राज्य की विधानसभा में। और उत्तराखंड में अभी फ़िलहाल 70 विधानसभा सीटें हैं। सो विधानसभा सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, यानी वो उसको जो चुनते हैं वो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता होते हैं वो लोग चुनते हैं। ठीक है। और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से होता है, यानी अलग अलग क्षेत्र बांटे गए, लेकिन टोटल 70, पूरे उत्तराखंड के जिले को 70 क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक उम्मीदवार चुन के आता है। सो विधानसभा सदस्य बनने की जो योग्यता है वो अनुच्छेद 173 में दी गई है कि विधानसभा की सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं क्या हैं। और ये जो योग्यताएं हैं ना, ये वही हैं जो लोकसभा के लिए भी निर्धारित हैं। यानी क्या है इसमें, पहली बात तो भारत का नागरिक होना तो कंपलसरी है। ठीक है। उसके अलावा कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी होना ज़रूरी है। ठीक है, कितने वर्ष की, 25 वर्ष की आयु, ये हमें ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो या फिर कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर कार्यरत ना हो तथा संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने के अयोग्य ना हो। ठीक है ना। सो पार्लियामेंट ने अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया हुआ है जिसके तहत मतलब उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी होनी चाहिए, है ना। सो ये सारी चीज़ें हो गई। विधानसभा का सदस्य चुने जाने के बाद पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या उसके प्रतिनिधि 3री अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाते हैं। हमने पढ़ लिया 3rd शेड्यूल, 3री अनुसूची में हमने जितनी भी शपथ ग्रहण है वो चीज़ें डाली हुई हैं। तो राज्यपाल या फिर उसका कोई भी प्रतिनिधि आके उसको शपथ लेनी होती है उसके सामने। ठीक है। सो विधानसभा की जो अवधि होती है वो सामान्यतः 5 साल की होती है, लेकिन आपातकालीन जो जब इमरजेंसी लगती है आपातकालीन के दौरान ये जो 5 वर्ष का जो टाइम पीरियड है टोटल, ये बढ़ सकता है। ठीक है। सो अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तो विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, समझ रहे हो आप, एक साल करके हम उसको बढ़ा सकते हैं अगर कोई नेशनल इमरजेंसी लगी हो देश में। लेकिन जब इमरजेंसी समाप्त हो जाती है, आपातकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। सो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपातकालीन के समाप्त होने के 6 महीने के अंदर समय के मतलब इलेक्शन कराना जरूरी है, नहीं उससे ज़्यादा तुम उसको बढ़ा नहीं सकते।
सो विधानसभा का जो विघटन है, उसका जो डिसॉल्यूशन है, वो 5 वर्ष पूरा होने के पूर्व भी किया जा सकता है। लेकिन 5 वर्ष की तो पूरा टाइम है, लेकिन 3 साल बाद ही अगर मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल उसका क्या कर सकता है, विघटन कर सकता है ना। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल 5 वर्ष से पूर्व भी विधानसभा का जो है विघटन कर सकता है। सो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में भी विधानसभा को विघटित किया जा सकता है। अगर राज्य में प्रेसिडेंट रूल लग गया है ना, सो राष्ट्रपति शासन अगर लग चुका है, सो उसके बाद भी उसको लागू किया जा सकता है। सो विधानसभा के बैठक में, अब जो विधानसभा की जो बैठक हो रही है, वहाँ पे जितने भी हमारे माननीय विधायक आके बैठ रहे हैं, सो वहाँ पे ऐसा जैसे 70 अगर है ना, सो अगर मान लो किसी दिन वहाँ 7 लोग गए हैं, तो क्या वहाँ पे बैठक चलेगी? नहीं, 7 लोग में बैठक नहीं चलेगी। वो इसलिए क्योंकि गणपूर्ति कहते हैं ना, कोरम, ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। कोरम मतलब ये होता है कि इतने मिनिमम सदस्य तो चाहिए ही, जिसके बाद जो है विधानसभा की कार्यवाही आगे बढ़ सकती है। सो ये क्या होना है, 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, लेकिन 70 हैं तो इसका 1/10 कितना हो गया, 7। तो 7 में चलेगी? नहीं चलेगी। बोला मैंने क्यों? क्योंकि ये संख्या किसी भी हालत में 10 से कम नहीं होनी चाहिए, है ना। 1/10 तो है, लेकिन किसी भी हालत में 10 से कम ये संख्या नहीं होनी चाहिए। सो विधानसभा का जो सत्र होता है वो कम से कम 2 बार होना आवश्यक है साल में, और किन्हीं दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, है ना। तो 2 जो सेशन विधानसभा के बैठे जा रहे हैं, लग रहे हैं, सो उनके बीच में कभी भी किसी केस में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और कोई विशेष परिस्थितियां अगर आ गई हैं तो वहाँ पे विधानसभा का स्पेशल सेशन भी राज्यपाल द्वारा बुलाया जा सकता है, ठीक है। सो संविधान के अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को स्पीकर तथा एक को उपाध्यक्ष से चुनते हैं, डिप्टी स्पीकर, है ना। ये समझ में आ रहा है? सेक्शन 178, ये स्टेट की हम बात कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे जब विधानसभा के जो सदस्य हैं वो आपस में से ही, अपने में से ही किसी एक सदस्य को क्या बना देंगे, अध्यक्ष बना देंगे विधानसभा का, और दूसरे को क्या बना देंगे, उपाध्यक्ष, है ना, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। और स्पीकर का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि अगर 5 साल पूरे हो गए तो सारे के सारे जो विधायक होते हैं वो विधानसभा भंग हो गई है ना। विधानसभा भंग होने पर भी जो अध्यक्ष है वो अगली निर्वाचित विधानसभा के प्रथम अधिवेशन होने तक अपने पद पर बना रहता है। यानी पूरी विधानसभा भंग हो गई है, लेकिन स्पीकर का जो कार्य है, यानी जब नई विधानसभा गठित होकर वहाँ पे बैठेगी तो वहाँ पे स्पीकर उस पॉइंट तक क्या होता है, अपनी स्पीकर पोजीशन में रहता है, ठीक है। सो विधानसभा अध्यक्ष सामान्यतः 5 वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है, किंतु वह इससे पहले उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकता है। सो ये जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है, जो उन्हीं के आपस में से जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं, उन्हीं के वो जो बनाते हैं अपने में से एक को, वो 5 वर्षों के लिए, वैसे नॉर्मली जब तक विधानसभा है तब तक वो निर्वाचित किया जाता है, लेकिन अगर वो चाहे तो उससे पहले भी उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा देकर पद वो छोड़ सकता है ना। इस स्पीकर के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहे तो उसे भी अध्यक्ष पद, हाँ सिंपल सी बात है, क्योंकि वो विधानसभा का जो सदस्य है उन्हीं में से, विधानसभा सदस्यों में से ही किसी एक को अध्यक्ष बनाया गया था ना। अगर वो विधानसभा का अध्यक्ष ही नहीं रहेगा, विधानसभा का सदस्य ही नहीं रहेगा, तो वो अध्यक्ष के पद पर बैठने योग्य भी फिर नहीं बचा। इसके अलावा विधानसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत के प्रस्ताव के द्वारा भी अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, ठीक है। 2 कंडीशन यहाँ से हट सकता है। पहला, या तो विधानसभा का सदस्य ना रहे किसी भी कारणवश, ठीक है, तो वो अध्यक्ष पद से उसे छोड़ना पड़ेगा। दूसरा अगर उसको हटाना है, उसको विधानसभा के जो सदस्य हैं अगर वो चाह रहे हैं कि हमें इस स्पीकर को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए एक बहुमत का एक प्रस्ताव जो है वो अध्यक्ष को अध्यक्ष दिया जा सकता है ना। वो बहुमत का प्रस्ताव यानी मेजोरिटी ऑफ द देन मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी जितने भी वहाँ पे सदस्य हैं, लाइक 70 अगर वहाँ पे जैसे उत्तराखंड में 70 सदस्य हैं, तो 35 से ज़्यादा, यानी 35 से ज़्यादा लोग अगर ये बोल रहे हैं कि इसको हटाना चाहिए, स्पीकर को चेंज करना चाहिए, तो स्पीकर को चेंज किया जा सकता है। लेकिन ऐसा जो प्रस्ताव पेश करना है ना अगर, उसके लिए अध्यक्ष को 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि आज विधानसभा में हमने बोल दिया कि हम ये जो है इसको हम पास करवा रहे हैं जिसमें स्पीकर को चेंज कराने की बात लिखी गई है, नहीं। एटलीस्ट 14 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा अगर आप ऐसी कोई भी कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ शुरू करना चाह रहे हैं। और जब अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव प्रस्तुत हो तो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, परंतु उसमें भाग लेने और मत लेने का पूर्ण अधिकार होता है। आप समझ रहे हैं? यानी जब वो प्रोसेस चल रही है ना, अध्यक्ष को, स्पीकर को हटाने की जब प्रोसेस चल रही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वो बैठक में नहीं बैठ सकता? नहीं, वो बैठेगा पूरा, है ना, लेकिन वो अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करता। मतलब वो एज ए स्पीकर नहीं रहेगा, क्योंकि उसके खिलाफ प्रोसेस चल रही है ना उसको हटाने की। वो एज ए स्पीकर
नहीं बैठ सकता, लेकिन विधानसभा में बैठेगा, अपना मत रखेगा और वहाँ पे अपना वोट देना, वो सारे अधिकार उसके पास होते हैं। सो विधानसभा का अध्यक्ष वही कार्य करता है जो लोकसभा, यानी जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो जो कार्य करता है वही कार्य विधानसभा का स्पीकर भी करता है। अब बात करते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या की, ठीक है। सो जब उत्तराखंड राज्य का जब गठन हुआ था उस टाइम पे विधानसभा की कुल 22 तथा विधान परिषद की 9 सीटें थी, बिकॉज उत्तराखंड जो था उत्तर प्रदेश का पार्ट था, है ना। सो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में जो पूरा उत्तराखंड का जो एरिया है, यहाँ से विधानसभा में टोटल 22 सीटें थी और विधान परिषद में, बिकॉज उत्तर प्रदेश में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन उत्तराखंड में अभी सिर्फ विधानसभा है। सो विधान परिषद की 9 सीटें भी उत्तराखंड के उसमें लगभग थी, ठीक है। सो गठनोपरांत क्या हुआ, 5 नवंबर 2001 को डिलिमिटेशन इन परिसीमन के बाद विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 70 हो गई, ठीक है। सो गठन के समय तो 22 और 22 सदस्य, तो जो 22 जो थे वो विधानसभा के और 9 जो थी विधान परिषद की सीटें थी। लेकिन 9 नवंबर 2001 को जब गठन क्या हुआ कि परिसीमन जब लाया गया, उसके बाद क्या हुआ, विधानसभा सीटों की संख्या 70 कर दी गई, ठीक है। और फरवरी 2008 में पुनः जो था परिसीमन किया गया था। सो राज्य के विधानसभा की कुल 70 सीटों में से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, 15 है, जिनमें 13 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षित हैं। तो हमने ये समझना है कि 2001 में पहला डिलिमिटेशन यानी परिसीमन हुआ था जिसमें सीटों की संख्या को 70 कर दिया गया था। उसके बाद 2008 में पुनः परिसीमन किया गया था और राज्य में जो टोटल 70 सीटें हैं इनमें से 15 सीटें टोटल आरक्षित हैं, जिसमें से 13 शेड्यूल कास्ट और जो 2 सीटें हैं वो शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ये आरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो कौन सी हैं, 2 चक्राता देहरादून और नानकमत्ता उधम सिंह नगर में, ठीक है। चक्राता जो देहरादून की है और कौन सी नानकमत्ता जो उधम सिंह नगर में है। अब बात करते हैं अंतरिम विधानसभा की, यानी जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उसमें जो राज्यसभा, क्योंकि वो निर्वाचित विधानसभा तो नहीं थी, लोगों ने वोट तो नहीं दिया था, है ना, उत्तराखंड के लोगों ने। सो वो जो विधानसभा थी वो अंतरिम विधानसभा थी, जो पहली राज्य गठन के बाद उत्तराखंड की पहली विधानसभा बनी। क्योंकि उस टाइम पे तुरंत चुनाव कराना संभव नहीं था, इसलिए ये जो अंतरिम विधानसभा है ये बनाई गई, ठीक है। सो वर्ष 2000 में उत्तराखंड में अंतरिम विधानसभा हेतु 31 विधायक की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो टोटल जब विधानसभा बनी गई वहां पे 31 विधायक थे और ये जो विधायक थे कहाँ से आए थे, ये उत्तर प्रदेश से आए थे, है ना, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से आए थे। तो कितने विधायक आए थे, 31 विधायक आए थे, ये उत्तर प्रदेश विधानसभा से। इन 31 विधायक में से 22 सदस्य 1996 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे, जबकि 9 उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य के थे। तो टोटल 31 विधायकों को लाया गया, जिनमें से जो 22 सदस्य थे वो 1996 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे वहाँ पे चुने गए थे 22 सदस्य, और 9 सदस्य जो थे वो विधान परिषद के सदस्य थे, ठीक है। तो ऐसे मिला के टोटल जोड़ के 31 सदस्यों को उत्तराखंड के लिए अरेंज किया गया कि तुम जाओ उत्तराखंड की विधानसभा में बैठो और यहाँ पे कुछ टाइम तक सारी कार्यवाही को आगे बढ़ाओ। सो अंतरिम विधानसभा के गठन से ठीक पहले विधान परिषद के 9 सदस्यों में से एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाने से कारण गठन के समय विधानसभा परिषद के सदस्यों की संख्या 8 रह गई थी। आप समझ रहे हैं क्या हुआ था। तो टोटल 31 थे, है ना, जिसमें से 22 सदस्य जो थे वो विधानसभा के, 9 विधान परिषद के। लेकिन 31 में से एक का क्या हुआ कि एक सदस्य जो थे विधान परिषद के, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो जो गठन हुआ उत्तराखंड का, तो उस टाइम पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, 8 रह गई थी। इसलिए जो अंतरिम विधानसभा का गठन 30 विधायकों से किया गया, ठीक है। तो अंतरिम विधानसभा का गठन कितने से किया गया, 30 से किया गया। यानी जब बिल आया था ना 2000 में, जब बिल लेके आया था उत्तराखंड रीऑर्गेनाइजेशन का, जब बिल लेके आया था, तो उस उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000, उस बिल के दौरान बात करी गई थी कि हम 31 विधायकों की व्यवस्था कराएंगे। लेकिन जब तक गठन हुआ तब तक एक विधायक का कार्यकाल पूरा हो चुका था। सो टोटल अंतरिम विधानसभा को 30 विधायकों के साथ कार्य करना शुरू करना पड़ा। सो 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ, उस भाजपा की वहाँ पे लीडरशिप थी, तो भाजपा के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। और इस सरकार के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, नित्यानंद स्वामी, ठीक है। कौन बने, नित्यानंद स्वामी, जिनको राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, जो पहले राज्यपाल थे उत्तराखंड राज्य के, इन्होंने प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलवाई, ठीक है। सो राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी को शपथ दिलवाई।
ठीक है। और जो अंतरिम मंत्री परिषद थी, इसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री थे, ठीक है। सो मुख्यमंत्री के साथ कौन थे? 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री। सो अंतरिम विधानसभा के कुल 30 विधायकों में से 23 भाजपा के थे, 3 सपा के तथा 2 तो बसपा व कांग्रेस के थे। गठन के ठीक बाद सपा के एक विधायक ने पार्टी छोड़कर उत्तराखंड जनवादी पार्टी का गठन करने के कारण सपा विधायकों की संख्या 2 रह गई थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विपक्ष के तीनों दलों के बराबर होने के कारण अंतरिम विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष का नेता नहीं बन सका था, है ना। तो ये जो विपक्ष के जो तीनों दलों के बराबर होने के कारण क्या हो गया था, अंतरिम विधानसभा में कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं था। ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है। जो पहली जो हमारी अंतरिम विधानसभा बनी थी, वहां पे कोई भी प्रतिपक्ष का नेता नहीं था, ठीक है। सो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात अगर उसके बाद नित्यानंद स्वामी, फिर नित्यानंद स्वामी के त्यागपत्र देने के बाद 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी अंतरिम सरकार के दूसरे मुख्यमंत्री बने और 2 मार्च 2002 तक मुख्यमंत्री बने रहे, ठीक है। तो ये पर ध्यान रखना, दूसरे जो थे भगत सिंह कोश्यारी जी वो आए इनके नित्यानंद स्वामी के रेजिग्नेशन देने के बाद। सो कोश्यारी के अंतरिम मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री थे, ठीक है। 9 कैबिनेट मंत्री तथा 3 राज्य मंत्री। ऊपर कितने थे? मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट मंत्री तथा 4 राज्य मंत्री, यहाँ पे 3 हो गए थे। सो अंतरिम विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे प्रकाश पंत, ठीक है। अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश पंत बनाए गए। वे प्रथम सत्र 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था, ठीक है। जो पहला सत्र जो हमारा शुरू हुआ था वो 9 जनवरी 2001 से शुरू हुआ था। सो अब हम आते हैं प्रथम निर्वाचित विधानसभा में, ठीक है। सो उत्तराखंड की पहली निर्वाचित विधानसभा पे। सो चुनाव की जो तिथि थी, प्रथम विधानसभा चुनाव की तिथि क्या थी? 14 फरवरी 2002, ठीक है। 14 फरवरी 2002 को प्रथम विधानसभा चुनाव हुए थे और इन चुनाव में जो मतदान प्रतिशत था वो 54.34% था, ठीक है। 54.34% मतदान यहाँ पे कुल मतदान हुआ था, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि 14 फरवरी 2002 को पहले इलेक्शंस हुए थे और इसमें कांग्रेस की जीत हुई थी लगभग 36 सीटें, भाजपा को 19, बसपा को 7 और ये सब सीटें इनको मिली थी निर्दलीय विधायक को। और 2 मार्च 2002 को कांग्रेस के सांसद नारायण दत्त तिवारी ने राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार के रूप में मुख्यमंत्री की शपथ ली। आप समझ रहे हैं, 2 मार्च 2002, 14 फरवरी 2002 को इलेक्शन हुए, 54.34% मतदान हुआ और 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने, यानी पहले इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और उनकी सरकार को क्या था, लगभग 40 विधायकों का जो था समर्थन प्राप्त था उस टाइम पे, ठीक है। सो ये हो गया। बाद में वे रामनगर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। यशपाल आर्य को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? जो प्रथम निर्वाचित विधानसभा थी उसमें विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया? यशपाल आर्य को, ठीक है। अब हम बात करते हैं समितियां की, यानी कमिटीज। समितियां का मतलब क्या, मकसद इनको बनाने का? सिंपल भाषा में, विधानसभा के पास इतना समय और सुविधा नहीं होती कि वो हर विषय की गहराई से चर्चा कर सके, ठीक है, उसकी जांच कर सके। तो इसी के कारण जो होती है वो कमिटीज बनाई जाती हैं, समितियां बनाई जाती हैं, ठीक है। सो समितियां, यह इतना समय सुविधा नहीं होती कि अतः इसमें विभिन्न प्रयोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था है। ये समितियां अपने विषयों पर गहनता से जांच करती हैं। प्रमुख समितियां इस प्रकार है, ठीक है। सो कोई भी जो विषय है उसमें अगर गहनता से जांच करनी है, उसमें डीप अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए क्या होती है, कमिटी अलग अलग डिफाइंड कमिटीज़ होती हैं जो बनाई जाती हैं। ये डिटेल्ड एग्जामिनेशन करती हैं, ठीक है। कोई भी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस लाने हैं, ठीक है, कोई फिनेंशियल चेंजेस लेके आने हैं, कोई वित्तीय बदलाव लेके आने हैं, है ना। सो कोई लेजिस्लेटिव बदलाव लेके आने हैं, तो इस तरीके के कोई भी बदलाव अगर लेके आने हैं तो सीधे लाए नहीं आ सकता। तो उसके पर अगर गहन जांच और अध्ययन की आवश्यकता होती है और ये काम किसका होता है? ये कमिटीज़ यानी समितियों का काम होता है। और ये जो समितियां होती हैं ये अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करती हैं? ये विधानसभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। सो उत्तराखंड विधानसभा की जो प्रमुख समितियां हैं, पहली है प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, ठीक है। ये विधि निर्माण समिति नाम से समझ में आ रहा है, ये क्या काम करती है कि नियमों उपनियमों की वैधता की जांच करती है ना। जो लॉज सब लॉज बनाती है सरकार, क्या ये संविधान से लिंक्ड है? ऐसा तो नहीं है संविधान की किसी धारा को ब्रेक कर रहे हैं, तो उसी के साथ ये मतलब लिंक्ड होने चाहिए।
सो ये काम जो है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन करती है। उसके बाद आती है आश्वासन समिति। आश्वासन समिति यानी कमिटी ऑन एश्योरेंसेस। इसका काम क्या होता है? सरकार द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों की निगरानी, है ना। ऐसा नहीं कि सरकार विधानसभा में बैठ के बस हवाबाजी कर रही है और उसके बाद उसे खुद ध्यान नहीं है, तो उस बात का ध्यान रखना कि यार आपने ये बोला था, है ना। सो उसका जो काम होता है वो होता है कमिटी ऑन एश्योरेंसेस का, वो देखना। उसके बाद आती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसको बोलते हैं लोक लेखा समिति। इसका काम सिंपल सी बात होता है कि सरकारी व्यय की जांच करना, है ना। जो सरकार जो खर्चे कर रही है उसके एक्सपेंडिचर की जांच करना, और सीएजी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर भी ये कार्य करती है ना। सीएजी के साथ मिलकर काम करती है। उसके बाद आती है निगम समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी। ये एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है ये बजट अनुमानों की जो होती है समीक्षा करती है ना। जो भी मतलब हर साल का जब बजट आता है उससे पहले जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी अपनी जो अमाउंट है वो बिड करते हैं, मतलब बताते हैं कि हमें ये इतना खर्चा हमारा ये चाहिए, यहाँ पे हमें ये डेवलपमेंटल स्कीम्स है जहाँ पे इतना हमारा पैसा खर्च होना है। सो वो जो एस्टिमेट्स हैं वो जो जमा कर रहे हैं कि हमें इतनी धनराशि की ज़रूरत है, उस धनराशि की जो निगरानी है उसको चेक करना कि क्या ये सही है, तो वो सब देखना निगम यानी एस्टिमेट्स कमेटी का काम होता है। उसके बाद आती है विशेषाधिकार समिति यानी प्रिविलेजेस कमेटी। सो ये विधायकों के विशेषाधिकार से जुड़े मामलों की जांच करती है ना। सो वहाँ पे कोई भी विधायक जो है अपनी प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा, तो उसकी वो सारी चीज़ों की ये जांच करती है। याचिका समिति जो होती है ये पिटीशन कमेटी यानी ये जनता से प्राप्त जो याचिकाएं होती हैं उनके ऊपर विचार करती है। और आवास समिति जो होती है ये विधायकों के लाइक हाउस कमेटी, ये विधायकों के आवास संबंधी जो विषय होते हैं उनको रिगार्डिंग ये बात करती है। उसके बाद आता है नेता विरोधी दल यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन। सो राज्य विधानसभा में जो सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को क्या बनाया जाता है? नेता प्रतिपक्ष की मान्यता दी जाती है ना। सो क्या लिखा कि राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार में सम्मिलित ना हो, मेन बात ये कि लीडर अपोजिशन तभी है जब वो सरकार का पार्ट ना हो, है ना। सो को नेता को विरोधी दल नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है ना, इसके पास कैबिनेट मिनिस्टर को जो पावर्स मिलती हैं वही सेम पावर्स लीडर ऑफ द अपोजिशन यानी नेता विरोधी दल की होती है ना। सो अगर मान लो 70 सीटें हैं तो 40 सीटें अगर ए पार्टी की आ गई और बी पार्टी की अगर कितनी आई है 20 सीटें आई हैं, तो ये जो ये जो बी पार्टी का जो लीडर होगा ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोला जाएगा, ठीक है। सो उन्हें एक पृथक कार्यालय, वेतन एवं भत्ता, सुसज्जित आवास आदि की निःशुल्क सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें वाहन भत्ता तथा ये सब उनको दिया जाता है भाई, ये तो उनको, है ना। सो कुल मिला के इनको सरकारी वाहन, वेतन भत्ता, कार्यालय स्टाफ दिया जाता है ना। और संवैधानिक समितियों में भागीदारी भी दी जाती है। सो लीडर ऑफ द अपोजिशन को बोला जाता है डेमोक्रेसी का वॉच डॉग भी बोलते हैं इसको, वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी इंग्लिश में, है ना। वो ये हो गया। उसके बाद आता है सचिवालय, यह विधानसभा सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। सो ये राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है। ये वो सचिवालय नहीं है जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे जो हम सचिवालय पढ़ लेते हैं ना, ये राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय अलग होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये राज्य सरकार के सचिवालय से पूरी तरह स्वतंत्र होता है। वो राज्य सरकार का जो सचिवालय है वो अलग है, ये विधानसभा का अपना अलग सचिवालय है ना। तो दो सचिवालय हुए, एक तो राज्य सरकार का अपना सचिवालय है, उसके अलावा विधानसभा का अपना एक स्वतंत्र सचिवालय होता है। इसका काम क्या होता है? ये लेजिस्लेटिव रिकॉर्ड कीपिंग का काम उसका होता है, यानी सदनीय लेखा कार्यवाही, है ना। सो जो भी काम विधानसभा में चल रहा है उसकी नोट मेकिंग करना, उसको लिखना, है ना, उसके डे टू डे रिकॉर्ड करना, और उसके अलावा जो समितियां जो गठित समितियां हैं उनके कामकाज का देखना, है ना, वो किस तरीके से काम कर रही हैं। सो उनको अगर किसी तरीके का कोई तकनीकी सहयोग चाहिए, है ना, जो समितियां बनाई गई हैं उनको अगर किसी तरीके का कोई सहयोग चाहिए तो उसमें भी ये सचिवालय जो है ये मदद करता है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्योंकि ये राज्य विधानसभा का अपना सचिवालय है तो ये सत्र संचालन में सहायता करता है ना, कि सत्र जो है प्रॉपर तरीके से चल रहा है, वहाँ पे हर चीज़ मतलब ऐसे प्लान तरीके से हो रही है, तो उसमें भी ये जो है सचिवालय जो है काम करता है। सो संसद में जो प्रतिनिधित्व है, लोकसभा में राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, ठीक है। सो लोकसभा की 5 सीटों में अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार, है ना, जिसमें से 2 सीटें नैनीताल और अल्मोड़ा और नैनीताल कुमाऊं में, और पौड़ी, टिहरी और हरिद्वार गढ़वाल में। तो 2008 का जो परिसीमन हुआ था उसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 14 सीटें डाली गई। 2008 में जो लास्ट परिसीमन हुआ था उसमें हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर 14
सीटें डाली गई हैं, तो इसलिए 14 × 5 कितना हो गया, 70, है ना। और अल्मोड़ा की जो सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है, नहीं आरक्षित है। अब बात करते हैं हम हमारी जो तीसरी विंग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और तीसरी क्या है, जुडिशरी यानी न्यायपालिका। सो न्यायपालिका शासन का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो होता है विधि की व्याख्या करना, है ना, यानी कानून की व्याख्या करना, जो लॉज हैं, जो कानून हैं, उनको इंटरप्रेट करना, पहली बात। और ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है, दूसरी बात, ठीक है, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे, है ना, सो उनका, उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम होता है, उनको बचाने का जो काम होता है, वो कौन होता है, वो जुडिशरी का होता है। यानी सरकार या फिर कोई भी अगर हमारे किसी फंडामेंटल राइट को ब्रेक करता है या फिर उसको छीनने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे हम सीधे डायरेक्टली जुडिशरी में जा सकते हैं, यानी कोर्ट में जा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, और वो कार्य किसका होता है, जुडिशरी का होता है। और ये गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है इनको, यानी संविधान का सजग प्रहरी। यही चेक करते हैं कि देश में जितने भी कानून और जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो संविधान के हिसाब से बन रही हैं या नहीं बन रही हैं, है ना। प्रदेश में न्याय प्रशासन के सीट्स पर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट है सबसे टॉप पे, ठीक है। उसके नीचे क्या आते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट आते हैं। हाई कोर्ट सबसे टॉप में है राज्य में, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। था जिला न्यायालय हो गया, पारिवारिक न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट्स, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यानी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, एवं विधिक सेवा समिति यानी लीगल सर्विसेज कमेटी, ये सब क्या होती हैं, इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो ये अनुच्छेद 214 है ना, संविधान के अनुच्छेद 214 के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक एक हाई कोर्ट की जो है व्यवस्था है, ठीक है। तो आर्टिकल 214 में ये बोला गया है कि हर राज्य के लिए एक एक क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए। उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो 9 नवंबर 2000 को देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कौन सा था देश में, 20वां हाई कोर्ट था, है ना। उत्तराखंड जब बना था तो 27वां राज्य था, 11वां हिमालयी राज्य था, और 20वां हाई कोर्ट, ठीक है। 20वां हाई कोर्ट 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड में बना, कहाँ पे, नैनीताल में। अब बात करते हैं जो उच्च न्यायालय भवन है जो नैनीताल में स्थित है, ये सबसे बिकॉज काफ़ी पुराना है, यानी नैनीताल का जो भवन है जहाँ पे उच्च न्यायालय आज स्थित है ना, ये लगभग 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, ठीक है। इसको अंग्रेजी शासनकाल के टाइम पे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भी कहा जाता था, ठीक है। इसको सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के रूप में बनाया गया था, बाद में इसे न्यायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया गया, ठीक है। अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटनी मैकडोनल्ड ने इनका निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी शासनकाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटनी मैकडोनल्ड ने इसका निर्माण किया था, और बीच में कुछ समय के लिए इसमें ब्रॉन्जन स्कूल भी था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, उत्तर प्रदेश सरकार ने नैनीताल को अपनी जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तो इसका उपयोग सचिवालय भवन के रूप में भी किया गया। इस भवन का आरएएफ के अवकाश शिविर मुख्यालय के रूप में भी उपयोग हुआ था, और नैनीताल से ग्रीष्मकालीन राजधानी हटने के बाद इसमें कई सरकारी कार्यालय भी बनाए गए थे, है ना। इसका जो निर्माण था वो किसने किया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर सर सेंटनी मैकडोनल्ड्स ने। उसके बाद हम बात करते हैं, ये उच्च न्यायालय की हम बात कर रहे थे। अनुच्छेद 127 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को राज्य के अन्य न्यायालयों और न्यायाधिकारियों के अधीक्षण का पूरा अधिकार है ना। ये जो संविधान का अनुच्छेद 100 ना, परीक्षावाड़ी में ये आर्टिकल 127 दिया हुआ है, बट बिकॉज हाई कोर्ट जो है वो तो ये तो यूनियन के अंडर पे आते हैं ना, 151 तक तो यूनियन के अंडर पे सारे ये। उसके बाद ही स्टेट्स का चालू होता है। तब मैंने इसको रीचेक करने पे पाया गया कि आर्टिकल 227 है ना, लेकिन परीक्षावाड़ी में 127 दिया हुआ है। आप दोबारा एक बार इसको चेक कर लेना, है ना। पता नहीं परीक्षावाड़ी में 127 क्यों दिया हुआ है। आर्टिकल 227 में ये बोला गया है कि 227 में कि जो हाई कोर्ट है ना वो सुपरवाइज करने का काम करेगी, उसके नीचे जो बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और जितनी भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनके सुपरविजन का काम ये करती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जिला न्यायालय और जो अधीनस्थ न्यायालय है वो उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय में जो जिलाधिकारी की जो संख्या है वो
8 है टोटल, लेकिन रिसेंट जो है अभी 9 हो चुकी हैं, ठीक है। सो 9 परमानेंट जजेस हैं प्लस 2 एडहॉक जजेस यानी एडिशनल जजेस। सो वर्तमान में संख्या 9 परमानेंट जज हैं, ठीक है, और साथ में 2 एडिशनल जज हैं। राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अशोक अभयशंकर देसाई तथा प्रथम रजिस्ट्रार GCM रावत थे। ये एक स्टैटिक फैक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी चीफ जस्टिस जो थे पहले, वो थे अशोक अभयशंकर देसाई, ठीक है। और उसके बाद क्या थी, प्रथम रजिस्ट्रार जो थे वो कौन थे, GCM रावत थे, ठीक है। उसके बाद मुकदमे के शीघ्र निपटारे हेतु अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया था। अप्रैल 2001 में 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। इनका जो मांग था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का मतलब ये था कि जो भी लंबित मामले हैं ना, उनका शीघ्र से निपटारा हो, और जो विशेष रूप से गंभीर आपराधिक मामलों का है उनका भी जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम गंभीर आपराधिक मामले थे। सो राज्य में लोक अदालत की व्यवस्था भी की गई है, ठीक है। ये जो लोक अदालत की व्यवस्था राज्य में की गई थी, ये किन के लिए, जो गरीब, कमजोर और अशिक्षित वर्ग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। तो लोक अदालत की व्यवस्था व संचालन के लिए सरकार ने, और इन लोक अदालत, ठीक है, जो कमजोर और गरीब वर्ग को जो लॉ एडवाइस और उनके केस लड़ते थे, इनके संचालन के लिए सरकार ने एक अलग से एक बनाया, उत्तराखंड लीगल सर्विसेज एंड एडवाइस बोर्ड, उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड। ये ध्यान रखना है, उत्तराखंड लीगल सर्विसेज एंड एडवाइस बोर्ड। और इनका काम क्या था, ये राज्य सरकार द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसका उद्देश्य था कि निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है। क्या काम, इसका क्या रोल था, उत्तराखंड कानूनी सहायता एवं परामर्श बोर्ड का क्या रोल था भैया, इनका काम था निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, लोक अदालतों का आयोजन करवाना, है ना, और कानूनी जागरूकता फैलाना लोगों के बीच में। तो इस तरीके के इसके काम रहते थे, ठीक है। राज्य के विभिन्न जिलों में बोर्ड की इकाइयों का भी गठन किया गया, जिन्हें जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति कहा जाता है। यानी ये जो उत्तराखंड लीगल सर्विसेज एडवाइस बोर्ड है, ये तो पूरे राज्य स्तर पे बनाया गया, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंडर में, इसके नीचे छोटी छोटी इकाइयों का भी गठन किया गया, जो हर एक जिले में कानूनी सहायता प्रदान करने का कार्य कर रही थी। तो उनको बोला गया जिला कानूनी सहायता व परामर्श समिति, ठीक है। और ये जो समितियाँ थी, ये स्थानीय स्तर पर न्याय पहुँचाने का काम सुनिश्चित कर रही थी, ठीक है। उसके बाद लोक अदालत का भी हमने पढ़ लिया। और हाँ, सो प्रदेश की पंचायती राज कानून के अंतर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया, ठीक है। सो पंचायती राज कानून के अंतर्गत में क्या किया कि न्याय पंचायत का भी गठन किया गया था। और इनके पास क्या पावर थी, ये कुछ मामलों में 500 रुपये तक के मामलों की सुनवाई कर सकती हैं, ठीक है। सो कितने तक की, 500, यानी जो छोटे मोटे मामले हैं ना 500 रुपये तक के, वो न्याय पंचायत के थ्रू ही सेटल आउट हो जाएं। तो इससे जो है, जो हाई कोर्ट है और जो हमारे नॉर्मल कोर्ट है, उनके ऊपर अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ेगा, है ना। सो एक तरीके से तेजी और स्पीडी प्लस चीफ जस्टिस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लोकायुक्त की। सो लोकायुक्त ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए लोकायुक्त व्यवस्था लागू की गई है। सिंपल सी बात, लोकायुक्त जहाँ पे आए उसका संबंध सीधे आप लगा देना भ्रष्टाचार से, ठीक है। तो राज्य शासन प्रशासन में अधिकारियों के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार, है ना, और कदाचार और ऐसी शिकायतों के लिए, तो उनके लिए क्या है कि राज्य सरकार को इस संबंध में संस्तुति भेजने हेतु लोकायुक्त संगठन, लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने संबंधी एक नया विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया था। पहली बार ये कब पास हुआ था, है ना, ये जो लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन को जो सेटअप करने की बात करी गई थी, जो कि राज्य में अधिकारों के दुरुपयोग के लिए, भ्रष्टाचार के संबंधित शिकायतों के लिए जो एक्शन लेगी, इसको 1 नवंबर 2011 को पास किया गया था, ठीक है। सो इसमें मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रीगण, विधायक व IAS सहित सभी लोक सेवक को जांच दायरे में लाया गया था। सो मुख्यमंत्री भी इसके जांच दायरे में है, ठीक है। जांच दायरे में इसका जो जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे मुख्यमंत्री के साथ जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं और IAS सभी पब्लिक सर्वेंट्स भी इसके जांच के दायरे में आते हैं, ठीक है। सो नए कानून के अनुसार लोकायुक्त जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 5 सदस्य होते हैं, यानी एक अध्यक्ष,
है ना, और 5 सदस्य। और ज़रूरत के मुताबिक ये 5 सदस्य ये बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 7 सदस्य तक किए जा सकते हैं। ठीक है, सो आप बोल सकते हैं कि लोकायुक्त संगठन में एक अध्यक्ष और 5 से 7 सदस्य होते हैं। सो ये जो लोकायुक्त बनने की जो योग्यता होती है, ये क्या है कि ये तो 20 वर्षों का न्यायिक अनुभव होना चाहिए। तो जो आधे सदस्य हैं उनमें से उनके पास 20 साल के अनुभव वाले विधिक पृष्ठभूमि यानी लीगल बैकग्राउंड के होंगे, है ना, जिनको विधिक पृष्ठभूमि का अनुभव होगा, लीगल बैकग्राउंड का अनुभव होगा कम से कम 20 साल का, है ना। सो ऐसे आधे लोगों को बना दिया जाएगा सदस्य। और जो बाकी आधे सदस्य होंगे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, लाइक कोई लोक सेवा में, कोई इन्वेस्टिगेशन में, कोई विजिलेंस में, कोई भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्य करने में, शासन, वित्त संबंधित, पत्रकारिता या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, भाई बहुत ही डाइवर्स कर दिया है जो लोकायुक्त संगठन का जो पूरे जो मेंबर्स का जो है एक अलग अलग बिल्कुल एकदम इतना डाइवर्स कर दिया है कि हर कोई अपना अपना एक्सपर्टीज लेके वहाँ पे आए। ठीक है, सो इनमें भी जो आधे सदस्य होंगे उनके पास 20 साल का अनुभव होना आवश्यक है ना। सो ये सारी चीज़ें हो गई। और नए विधेयक के अनुसार किसी भी शिकायत की सुनवाई के लिए लोकायुक्त के 3 विंग होते हैं। और सो इसके जो 3 विंग्स होते हैं, पहला होता है इन्वेस्टिगेशन विंग, दूसरा प्रोसिक्यूशन विंग और तीसरा होता है जुडिशियल विंग। ठीक है, सो पहला मतलब अन्वेषण शाखा, दूसरा अभियोजन शाखा और तीसरा न्यायिक शाखा। सो हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि अन्वेषण शाखा का जो मतलब होता है, मान लो कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर किसी ऑफिसर पर ब्राइब लेने का आरोप लग गया, ठीक है, कोई ऑफिसर है उसके ऊपर रिश्वत लेने का आरोप लगा है, सो इन्वेस्टिगेशन विंग ये देखेगी कि इसने पैसा लिया है या नहीं लिया है ना, उसके बैंक रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करेगी, उसकी कॉल डिटेल्स, विटनेसेस वगैरह चेक करेगी, यानी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये काम होता है इन्वेस्टिगेशन विंग का। उसके बाद आती है प्रोसिक्यूशन विंग। प्रोसिक्यूशन विंग का मतलब है कि अगर इन्वेस्टिगेशन जब हुई इससे पहले, तो वहाँ पे अगर करप्शन प्रूव हो गया, तो प्रोसिक्यूशन विंग क्या करेगी कि उसको उस कोर्ट में उसका केस डालेगी, जज के सामने एविडेंस रखेगी और सज़ा दिलवाने की उसको पूरी कोशिश करेगी। तो ये काम होता है किसका, प्रोसिक्यूशन विंग का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट होती है वो होती है जुडिशियल विंग। इसमें लोकायुक्त जो होता है ना, हमारे जो लोकायुक्त है, इसके पास जज जैसी पावर्स होती हैं, इनको जज जैसी पावर्स दी गई होती हैं। सो इनका काम होता है हेयरिंग कंडक्ट करना, ठीक है, पार्टीज़ को सुनना, जो 2 डिफरेंट ए और बी के बीच में अगर कोई मतलब तो उन पार्टीज़ को पूरा सुनना, रिकमेंडेशंस डायरेक्शंस देना, ठीक है, और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करती हैं। ठीक है, नेचुरल जस्टिस मतलब क्या होता है, नेचुरल जस्टिस के 2 गोल्डन रूल्स होते हैं। ठीक है, 2 गोल्डन रूल, पहला उसका जो रूल होता है वो होता है ऑडी एल्ट्रम पार्टम बोलते हैं इसको, यानी इसका मतलब होता है सिंपल, दोनों, लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है दोनों पक्षों को सुनना। ठीक है, पहला जो नेचुरल जस्टिस का पहला रूल है, दोनों पक्षों को सुनना, यानी किसी को बिना सुने सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो एक्यूज को क्या होता है कि अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, यानी अपनी सफाई दे सकता है, अपना एविडेंस रखने का पूरा उसको चांस देना चाहिए। जैसे अगर कोई ऑफिसर पर करप्शन का आरोप लग गया, ठीक है, कोई ऑफिसर जो हमने बोला था उसके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, सो लोकायुक्त क्या करेगा, पहले उसकी बात सुनेगा, उसके बाद ही डिसीजन लेगा। तो नेचुरल जस्टिस का पहला रूल हमने सुन लिया कि जिसके ऊपर आरोप लगा है उसको उसको अपनी बात कहने का मौका देना है। उसके अलावा जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं, ये भी लैटिन वर्ड है, नीमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ। मतलब इसका हिंदी में मतलब ये है कि कोई अपने ही केस का जज नहीं बन सकता, है ना। तो डिसीजन लेने वाला जो बंदा है ना, वो एकदम इम्पार्शियल और न्यूट्रल होना चाहिए, यानी उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट या फिर कोई इसका पर्सनल बाइस नहीं होना चाहिए या फिर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके ऊपर। ठीक है, यानी अगर कोई मान लो जो लोकायुक्त है उसका खुद का कोई रिश्तेदार का केस वहाँ से जुड़ा है, तो उसको वो डिसीजन नहीं ले सकता, है ना। अगर उसके किसी रिश्तेदार के ऊपर आरोप लगाया तो उस केस की सुनवाई वो नहीं कर सकता। सो सिंपल सी बात 2 लाइनों में समझ लो कि सुनना भी जरूरी है और जज भी न्यूट्रल होना चाहिए, है ना। एंड राज्य की जो विजिलेंस इकाई है, जो स्टेट विजिलेंस यूनिट है, वो लोकायुक्त के अंदर में ही रखी गई है। अब इसके सबसे लास्ट टॉपिक है इसका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, जिसमें हम पंचायती राज सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। सो राज्य में जो पंचायती राज्य व्यवस्था है ना, उसका जो सर्वप्रथम विकास जो शुरू हुआ था वो 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के बाद शुरू हुआ था। ठीक है, सो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के तहत लागू किया गया था। ठीक है, सो आज़ादी के बाद यहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। सो 1961 में, 47 में तो आज़ादी मिली थी, उस टाइम पे इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन 1961 में पहली बार इसको त्रिस्तरीय कर दिया गया था, यानी 3 टायर स्ट्रक्चर इसका कर दिया गया था, त्रिस्तरीय। ठीक है, ये कौन सा एक्ट लेके आए थे, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत इसको क्या कर दिया गया था, त्रिस्तरीय। तो ये हमें ध्यान रखना 1961 में ये हुआ था। ठीक है,
इसमें थोड़ा क्योंकि पंचायत व्यवस्था में थोड़ा सुधार करना था, उस वजह से ये अधिनियम लाया गया था। उसके बाद 22 अप्रैल 1994 को, यानी कब, 22 अप्रैल 1994 को 73वां संविधान जो संशोधन लेके आया था के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 के तहत लागू किया गया। ठीक है, इसको संवैधानिक रूप दिया गया था। जो पंचायती राज सिस्टम है, उसको जो पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था 73वें संविधान संशोधन में 22 अप्रैल 1974 को। ठीक है, 73वां जो संशोधन था, आप इसको बोल सकते हैं ग्राम स्तर पर लोकतंत्र की नींव रखी गई थी। ठीक है, राज्य के गठन के बाद 2002-3 में प्रथम निर्वाचित सरकार ने पूर्व व्यवस्था को थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ यथावत बनाए रखने का निर्णय लिया था। राज्य गठन के बाद ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं आए थे। जो उत्तर प्रदेश सरकार के दौरान जो पंचायत राज व्यवस्था चली आ रही थी, एग्जैक्टली सेम या फिर थोड़े मोड़े उसमें मॉडिफिकेशंस के साथ उसको उत्तराखंड में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के स्ट्रेंथनिंग एवं विकास कार्यों के प्रभावी इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट हेतु पंचायती निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का गठन किया है। समझ रहे हो, ये जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे उत्तराखंड में जो काम कर रही हैं, उनको थोड़ा मजबूती देने के लिए, है ना, और उनके डेवलपमेंट वर्क्स, वो जिस तरीके का डेवलपमेंट काम अपने अपने ज़िले में या फिर अपनी अपनी जगहों में क्षेत्र में कर रही हैं, उसकी अच्छी से मॉनिटरिंग हो सके, उसके लिए 2 सेंटर्स बनाए गए हैं। एक तो पंचायती राज निदेशालय, है ना, पंचायती राज डायरेक्टरेट, एंड दूसरा जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट पंचायत मॉनिटरिंग सेल। ये जो 2 इंस्टीट्यूशंस हमें ध्यान रखना है पंचायती राज सिस्टम में, पहला पंचायती राज डायरेक्टरेट यानी पंचायती राज निदेशालय, और जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ यानी डिस्ट्रिक्ट पंचायत मॉनिटरिंग सेल। जो पंचायती राज डायरेक्टरेट होता है ना, ये एक राज्य स्तरीय बॉडी होती है, स्टेट लेवल बॉडी होती है, और इसका काम होता है स्टेट में पंचायती राज सिस्टम की पॉलिसी, ठीक है, प्लस कंट्रोल प्लस सुपरविजन। ठीक है, तो जो भी पॉलिसी वहाँ पे राज्य में चल रही है उसकी सुपरविजन। इसके मेन काम अगर हम बात करेंगे तो जो 73वां जो संशोधन है उसको राज्य स्तर पे अप्लाई करना। ठीक है, जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का ओवरऑल क्या करना है, इसको सुपरविजन करना है। ठीक है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का सुपरविजन। और कभी भी जब पंचायत इलेक्शंस होंगे ना, तो पंचायत इलेक्शंस के बाद जितने भी मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट होके आते हैं, उनका ओरिएंटेशन करना, उनको दिशा देना कि तुम्हें किस तरीके से काम करना है ना, पावर एंड फंक्शंस का एलोकेशन करना, उनकी जो भी पावर्स हैं वो पावर उनके बीच में बांटना, ठीक है, उनके फंक्शंस उनको बताना, ये सारे काम करती हैं। इवन जो पंचायती राज डायरेक्टरेट है, ये फंड्स का, यानी जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनता है ना, उसमें जो भी जो फंड आता है उस फंड को बांटना सारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बीच में, ट्रेनिंग करवाना सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको गाइड करना, और ऑडिट इंस्पेक्शन, ये सारे जितना भी काम होता है ना पंचायती राज पूरे उत्तराखंड में जितना भी, ये सब पंचायती राज डायरेक्टरेट के थ्रू होता है। ठीक है, और इसको आप बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ पंचायती राज सिस्टम, यानी पंचायती राज सिस्टम का पूरा जो दिमाग है वो पंचायती राज डायरेक्टरेट होता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट पंचायत मॉनिटरिंग सेल। ठीक है, सिंपल सी बात है, नाम से समझ में आ रहा है कि ग्राउंड लेवल पे जो पंचायत स्कीम्स का पूरा मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन जो होता है वो ये सेल करती है। ठीक है, क्या रिव्यू करेगी है भाई, मॉनिटरिंग सेल है, तो ग्राम पंचायत में जो भी डेवलपमेंटल स्कीम चल रही है ना उसका रिव्यू करेगी। ठीक है, यानी इंपॉर्टेंट बात, डेवलपमेंट स्कीम्स का रिव्यू मतलब फिजिकल प्लस फिनेंशियल प्रोग्रेस दोनों, समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। ये डिस्ट्रिक्ट हमने बोला कि जिला स्तर पे जाके मॉनिटर करेगी कि जो डेवलपमेंटल स्कीम चल रही है ना, जो पंचायत चलवा रही है, तो उसका रिव्यू करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मतलब वहाँ से फाइल मंगवा लेगी, फिजिकली भी देखेगी कि सच में ये जो बजट यहाँ से पास हुआ था ये पुल बनाने के लिए, पुल बना है नहीं बनाया है। ठीक है, प्लस फिनेंशियल प्रोग्रेस भी कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ है और जो लागत इसमें लगाई गई है और जो बजट यहाँ से पास हुआ था क्या उसके बीच में कोई सिमिलैरिटी है या फिर ये सब बहुत बड़ा गैप चल रहा है। ठीक है, कोई भी डिले हो गया, करप्शन हो गया, इरेगुलरिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये मॉनिटरिंग सेल का काम है। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। मार्च 2008 में पारित पंचायत अधिनियम के अनुसार पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा स्टेप था। मार्च 2008 में लिया गया था, ये हमें ध्यान रखना है, कब लिया गया था, 2008 में। ठीक है, 2008 में क्या कर दिया गया था, जितने भी पंचायत है वहाँ पे महिलाओं के लिए जो आरक्षण था पहले 33%, यानी 1/3 जो सीटें थी वो आरक्षित थी, उसको बढ़ा के 1/2 कर दी गई थी, यानी 33% से बढ़ाकर 50% जो सीटें थी वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई थी।
सो राज्य में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार है। सबसे पहले आता है टॉप पे जिला पंचायत, ठीक है। सो ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय यानी टॉप मोस्ट है, ठीक है, सबसे ऊंची इकाई। ये एक इलेक्टेड बॉडी होती है जो जिला पंचायत होती है, ठीक है, यानी लोग जो है वोट देके इसको गठित करते हैं। इनके सदस्यों का जो चुनाव होता है, यानी जिले के जो 18 या उससे अधिक वर्ष की जो जनता होती है वो उसमें जाके वोट देती है, ठीक है, जिला पंचायत के लिए। सो जिला पंचायत अध्यक्ष जो होता है, जिला पंचायत का पीठासीन होता है, यानी प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होता है, जो पूरी जिला पंचायत का जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो इनका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। और जिला पंचायत के अध्यक्ष से उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो जिला पंचायत के जो सदस्य हैं ना, उनको तो 18 साल से ऊपर के जो वोटर्स हुए हैं वो जाके चुनते हैं, है ना। यानी ये लोग हैं, इन लोगों ने वोट दिया, किसको क्या बनाया, क्या चुना, जिला पंचायत सदस्यों को। और ये जो सदस्य हैं इनके आपस में फिर जाके ये क्या चुनते हैं, ये जिला पंचायत अध्यक्ष को वहाँ पे जाके चुनते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिले के सभी प्रमुख लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा सदस्य, जिला पंचायत के पदेन सदस्य एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। आप समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ इसमें? जिले के जितने सभी जो प्रमुख होते हैं, पहली बात, ठीक है, लोकसभा सदस्य, लोकसभा के जो भी सदस्य हैं उस जिले से, ठीक है, जिले से तो नहीं होगा, मतलब वो जिला तो लोकसभा का जो क्षेत्र होगा उसके अंडर पे होगा, ठीक है। तो लोग उस वहाँ का जो लोकसभा का जो सदस्य होगा ना उस जिले का, या फिर उस जिले के पूरे बड़े एरिया का जहाँ पे जिला आता है, तो वो भी उसका, और या फिर राज्यसभा के जो भी सदस्य होंगे, राज्य विधानसभा सदस्य और जिला पंचायत के पदेन मेंबर्स होते हैं। आप समझ रहे हो, ये एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये कौन कौन, जिले के जितने सारे प्रमुख हैं, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा सदस्य हो गया, राज्य विधानसभा सदस्य भी जिला पंचायत के, और ये जिला पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, वो मत नहीं दे, और वो मत भी दे सकते हैं। आप समझ रहे हैं, ये जिला पंचायत की जो भी कार्रवाई होती है वहाँ पे ये आके भाग ले सकते हैं कभी, ठीक है, ये जानने के लिए कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम चल रहा है, और वहाँ पे जाके वोट भी दे सकते हैं। केवल अविश्वास प्रस्ताव के समय मत नहीं दे सकते, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं ना, है ना, पदेन सदस्य बोलते हैं हम इनको। सो इनके पास बैठने की, वहाँ पे भाग लेने की आज़ादी है, वोट देने की भी इनको पावर दी गई है। लेकिन जब कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव किसी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ या फिर उसके खिलाफ अगर रखा जा रहा है, तो वहाँ पे ये वोट नहीं दे सकते। और इसका जो सचिव होता है वो जिले का मुख्य विकास अधिकारी या फिर पंचायती राज अधिकारी होता है, ठीक है। सो इसका सचिव होता है मुख्य विकास अधिकारी या फिर जिला पंचायती राज अधिकारी होता है। और जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। जितने भी जिला पंचायत में जो भी सदस्य निर्वाचित होकर आए होते हैं उन सबको मिला के 6 प्रकार की समितियां बनाई जाती है, ठीक है। पहली समिति होती है प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी यानी नियोजन एवं विकास समिति। दूसरी होती है शिक्षा समिति। तीसरी स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। चौथी होती है प्रशासनिक समिति, ठीक है। उसके बाद जल प्रबंधन एवं जैव विविधता प्रबंधन समिति, ठीक है। और लास्ट होती है निर्माण कार्य समिति। और इसके अलावा 1-2 उप समितियां भी होती हैं, ठीक है। और सो ये जो समितियां होती हैं ना, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती हैं अपने रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स को लेके। जैसे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी है, तो इसका काम क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, ये रोड्स, ड्रिंकिंग वाटर, पानी को लेके, सैनिटेशन को लेके, है ना, इरिगेशन को लेके, इस टाइप का काम ये मॉनिटर करती है, चेक करती है, ठीक है। और पंचायती प्लान्स को अप्रूव या कोऑर्डिनेट करने सारे काम क्या होते हैं, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के होते हैं। उसके बाद आती है शिक्षा समिति। तो ये शिक्षा समिति का काम होता है कि जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन है ना उसके ऊपर नज़र रखते हैं ये लोग, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करते हैं कि भाई बिल्डिंग्स हो गया, टॉयलेट्स हो गया, फर्नीचर हो गया, रास्ता हो गया, सब प्रॉपर है नहीं है, ठीक है। ड्रॉप आउट रेट वगैरह भी इनका काम होता है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं या किसी कारणवश, मतलब कहीं ना ऐसा ना हो कि स्कूल जाना ही बच्चों ने छोड़ दिया है ना, तो उस चीज़ को पूरा ये मॉनिटर करते हैं। और लिटरेसी प्रोग्राम्स वगैरह भी ये लोग करवाते हैं। हेल्थ एंड वेलफेयर कमिटी हमने बता दिया भाई, ये पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन को लेके बात करती है। जैसे आंगनवाड़ी हो गया, वहाँ पे जो अलग अलग स्कीमें चलती हैं ना, जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं, बच्चों के लिए उनकी बैलेंस डाइट को लेके उनको जो राशन मिलता है वो सारी चीज़ें मॉनिटर करते हैं, ठीक है। सो उनकी हाइजीन सारी चीज़ें इसमें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समिति जो होती है, इसका काम होता है कि ये जिला पंचायत के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन को देखती है, ठीक है। सो वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ उनके सर्विस मैटर्स और रूल्स एंड प्रोसीजर का कंप्लाइंस होना, है ना, ऑफिस सही तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा है, जो पंचायती राज का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो सही तरीके से आगे बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, वो चीज़ें चेक करती है। इसी प्रकार जल प्रबंधन एवं जैव विविधता समिति, ये वाटर मैनेजमेंट और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं। साफ से लग रहा है कि पानी को देखना, सही तरीके से हर घर पानी पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा। और कंस्ट्रक्शन वर्क कमेटी, जो भी जिले में जो भी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहे हैं उनको मॉनिटरिंग करना, ये काम इनका होता है, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं जो
त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था है उसकी जो मध्यम इकाई है ना, जो मध्य स्तरीय जो इकाई है उसको बोलते हैं ब्लॉक पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत, ठीक है। सो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष होता है उसको प्रमुख बोलते हैं और उपाध्यक्ष को उप प्रमुख कहा जाता है। और इसके अलावा एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है, ठीक है। सो क्षेत्र पंचायत क्या कि जब ये ब्लॉक स्तर की निर्वाचित संस्था है, यानी लोग वोट देके इसको करते हैं, अध्यक्ष और अध्यक्ष का हमने पढ़ लिया। अब इसके चुनाव की अगर हम बात करें तो 18 या उससे ज़्यादा के लोग इसमें मतदान करते हैं और उनके द्वारा ये चुने जाते हैं, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत में जो निर्वाचित सदस्यों की जो संख्या होती है ना, वो कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो सकती है। यानी क्षेत्र पंचायत में 20 से 40 सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 40, ठीक है। सो प्रमुख और उप प्रमुख का जो चुनाव होता है वो क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। ये आप समझ रहे हैं ना, क्षेत्र पंचायत के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव इसमें करते हैं। सो उस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, यानी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जैसे ऊपर था जिला पंचायत में, वैसे ही ये लोग इसमें क्या होते हैं, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। और ये क्षेत्र पंचायत की बैठकों में भाग ले सकते हैं, प्रस्तावों पे मत भी दे सकते हैं जिला पंचायत की तरह, लेकिन केवल प्रमुख या उप प्रमुख के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर मत नहीं दे सकते। यानी अगर प्रमुख या उप प्रमुख को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव अगर उसको चल रहा है तो उसमें ये मतदान नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमने बोला कि क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत मतलब ग्राम प्रधान भी आ सकता है, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब लोग आ सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य का नाम नहीं लिया है ना। हमने ये नहीं बोला कि जिला पंचायत सदस्य भी इसका एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है और वो आके बैठ सकता है, मत दे सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो जो क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत जो है ना, जो जिला पंचायत सदस्य जो है वो विशेष आमंत्रण देने के बाद वो आ सकता, सदस्य के रूप में आ सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता, वो वोट नहीं दे सकता। हाँ, बैठक में भाग जरूर ले सकता है अगर उसको इन्वाइट किया गया है, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता, वो वोट नहीं दे सकता। इसका जो मुख्य अधिकारी होता है, हाँ ये ना, क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत सदस्य भी क्षेत्र पंचायत की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भाग ले सकते हैं, परंतु मत नहीं दे सकते। एंड इस पंचायत का जो सचिव होता है वो बीडीओ होता है, ठीक है। और ये पंचायत अधिकांश कार्य अपने सदस्य से गठित पूरे 6 प्रकार की समितियों के, हाँ जैसे 6 प्रकार की समितियां बनी थी ना, उसी प्रकार ये 6 प्रकार की समितियों के थ्रू ये काम करते हैं। और क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत या ग्राम पंचायत के मध्य कड़ी के रूप में काम करता है। जिला पंचायत ऊपर, ग्राम पंचायत नीचे, बीच में क्षेत्र पंचायत, इनके बीच में पुल का काम करता है, कड़ी का काम करता है। अब ग्राम पंचायत बात करते हैं। ये त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। और ग्राम पंचायत के गठन हेतु पर्वतीय क्षेत्र में कम से कम 500 व मैदानी क्षेत्र में कम से कम 1000, ठीक है, और अधिकतम 10,000 की आबादी होनी चाहिए, ठीक है। सो ग्राम पंचायत अगर बनानी है तो उसके लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स हैं, जो लोग हैं, जो आबादी है, सो पर्वतीय क्षेत्रों में बोला गया है कि कम से कम 500 होनी चाहिए, ठीक है। और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 1000 या फिर अधिकतम 10,000 तक, ठीक है। सो पर्वतीय क्षेत्रों में 500, मैदानी क्षेत्रों में 1000 या फिर अधिकतम 10,000। किसी भी ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या 5 से कम व 15 से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी जो ग्राम पंचायत है वहाँ पे जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं 5 से 15 सदस्य तक वहाँ पे होंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ग्राम पंचायत सदस्यों एवं पंचायत अध्यक्ष का चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष से इससे अधिक आयु से किया जाता है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे इस ग्राम पंचायत सदस्यों एक पंचायत अध्यक्ष यानी प्रधान का चुनाव, यानी जो लोग हैं ना, जो ग्राम सभा में जो लोग हैं 18 वर्ष से ऊपर, वो ग्राम पंचायत सदस्य को भी चुन रहे हैं और प्रधान को भी चुन रहे हैं, दोनों को साथ साथ चुन रहे हैं, ठीक है। सो बल्कि इससे पहले जो था हमारा जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में, वहाँ पे जो प्रमुख या फिर अब बोलने की वहाँ पे जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता था उसका जो चुनाव होता था वो सदस्य करते थे, यानी लोग डायरेक्टली जाके वोट नहीं करते थे। लेकिन ग्राम पंचायत के केस में प्रधान का जो चुनाव होता है वहाँ पे 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उस पर जाके वोट कर सकते हैं और अपने ग्राम का प्रधान चुन सकते हैं। सो ग्राम सभा द्वारा एक उप प्रधान भी चुना जाता है। पंचायत सदस्य प्रधान या उप प्रधान चुने जाने हेतु कम से कम 21 वर्ष होने चाहिए। सभी में 21 वर्ष है तो इसमें भी 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। एंड ग्राम पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव के लिए पंचायत के 1/5 सदस्यों के साथ ही कुल परिवारों के आधे परिवार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्राम पंचायत में सदस्यों के खिलाफ यानी ग्राम पंचायत प्रधान के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव यानी उसको हटाने का प्रस्ताव अगर लाना है तो उसमें पंचायत के जो 1/5 सदस्यों के साथ, ठीक है, जो टोटल पंचायत है, अगर मान लो 15 सदस्य हैं तो 1/5 यानी कम से कम 3 सदस्यों के साथ जो पूरे उस वहाँ पे जो पंचायत में जो उस पूरी ग्राम
पंचायत में जो उस वहाँ पे जो कुल परिवार हैं वहाँ पे आधे परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है, यानी कम से कम 1/5 सदस्यों का बहुमत, साथ में वहाँ पे जो रहने वाले कुल परिवार है उसमें से आधे से ज़्यादा परिवारों का सहमत होना अनिवार्य है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राम सभा की, है ना, यानी ग्राम पंचायत से संबंधित, ग्राम पंचायत से अंडर जितने भी मतदाता होते हैं ना, सभी मतदाता जितने भी वोटर्स होते हैं, ये वोटर्स मिलके उस पर्टिकुलर पंचायत के अंदर जितने भी वोटर्स होते हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ये ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राम सभा क्या होती है, सारे वोटर्स की जितने भी मतदाता होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, और ग्राम सभा को ही पंचायती लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। सो एक ग्राम सभा की एक ही ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, सो किसी आवास समूह को ग्राम सभा घोषित करने, उसका नाम निर्धारित करने आदि कार्य राज्य सरकार करती है। ठीक है ना, किसी आवास समूह को, जैसे कुछ लोगों का समूह है, बहुत सारे लोग मकान कहीं पे हैं और उसको एक अलग से ग्राम सभा घोषित करना है, तो उसका काम जो है राज्य सरकार करेगी। और ग्राम सभा की प्रत्येक वर्ष 2 आम बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान करता है। ठीक है, जो ग्राम सभा जो है, जितने भी वहाँ पे वोटर्स हैं वो सब साल में 2 आम बैठक होती हैं, जिसमें जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ग्राम प्रधान होता है। ठीक है, तो इस स्तर पर भी पूर्वतः 6 समितियां बनाई जाती हैं। 6 समितियां हर जगह बन रही हैं, सो यहाँ पे भी बनाई जाती हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समितियों की सभापति महिला ही होती है। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और शिक्षा समिति की जो सभापति होंगी वो महिला होंगी सिर्फ। और जो न्याय पंचायत बनाई जाती है 500 रुपये तक के मूल्यों के मामलों की सुनवाई कर सकती है, हमने पहले पढ़ लिया है। इन्हें फौजदारी के छोटे मामलों से भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड देने का अधिकार है, यानी ये 100 रुपये तक का जुर्माना कर सकती है लेकिन जेल नहीं। समझ रहे हो, 500 रुपये तक के जो मामले हैं, छुटपुट मामले हैं, उनकी सुनवाई न्याय पंचायत कर सकती है और 100 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकती है अगर आरोप सिद्ध होता है तो। ग्राम पंचायतों के सब अभिलेख ग्राम प्रधान के पास होते हैं। ठीक है, तथा सचिव की नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। उससे पहले हमने दोनों में पढ़ लिया सचिव कौन था, है ना, जिला पंचायत में मुख्य विकास अधिकारी, उसके बाद क्षेत्र पंचायत में कौन था, है उसमें कौन था, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, है ना। सो ब्लॉक पंचायत में कौन था, बीडीओ सचिव था। लेकिन ग्राम पंचायत में जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत खुद नियुक्त करता है सचिव को। सो 2002-3 में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने 29 विषयों में से केवल 14 विषयों से संबंधित कार्यकलाप, दायित्व और प्रशासनिक इकाई, इनसे संबंधित वित्तीय संसाधन ग्राम पंचायत को हस्तांतरित करने का कार्य किया है। अब टोटल जो है ना 29 विषय होते हैं, है ना, ये अलग अलग, शिक्षा को लेके, हेल्थ को लेके, डेवलपमेंट को लेके, ऐसे टोटल 29 विषय बनाए गए हैं पंचायती राज सिस्टम में कि जो मतलब इनसे रिलेटेड जो कार्य हैं वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन द्वारा करवाया जा सकता है, यानी ठीक है ना, टोटल 29 विषय। लेकिन ये हर राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इन 29 में से कितने विषयों को नीचे डिवॉल्व कर रही है, यानी डाइल्यूट कर रही है, नीचे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को दे रही है। सो उत्तराखंड ने 29 में से 14 विषयों को फिलहाल दे दिया है। 29 में से 14 किए हैं। ठीक है, ये एक बार दोबारा चेक करने वाली बात है क्योंकि मुझे लगता है कि 29 के 29 भी ट्रांसफ़र हो गए हैं शायद। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप समझ रहे होंगे कि सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं सारे के सारे विषय। इसका मतलब ये नहीं होता कि फुल पावर ट्रांसफ़र हो गई, है ना। ये सिर्फ जो नीचे दिया है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र करी है पूरी। जो रियल जो चीज़ होती है, जो रियल इशू होता है वो होता है फंक्शंस, फंड्स और फंक्शनरीज, है ना। सो फंक्शंस क्या है कि लार्जली ट्रांसफ़र कर दिया गया, उत्तराखंड में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। लेकिन फंड जो है, जो पैसा है ना, ये अभी भी काफ़ी हद तक स्टेट कंट्रोल में ही है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन लोकल बॉडी सिस्टम की। सो राज्य में नगरीय स्वायत्त प्रशासन प्रणाली की शुरुआत 1916 में संयुक्त प्रांत टाउन एरिया एक्ट 1916 से हुई थी। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1916 से हुई थी। सो 1993 में 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था उसके बाद इसको लागू किया गया था। ठीक है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। एंड 1994 में इन निकायों के लिए एक नया अधिनियम पास किया गया। सो राज्य गठन के बाद नगर स्वायत्त शासन थोड़े बहुत संसाधनों के साथ पूर्वोत्तर कानून के अनुसार चल रहा है। मतलब नहीं, राज्य गठन के बाद जो उत्तर प्रदेश के टाइम पे जिस तरीके से ये चल रहा था, जो हमारा नगर निकाय प्रणाली, उसी को थोड़े छोटे छोटे बदलाव के साथ यहाँ पे भी लागू किया गया है। सो ये भी त्रिस्तरीय नगर स्वायत्त शासन की व्यवस्था है जो इस प्रकार से है। पहला नगर निगम। नगर निगम के लिए सबसे पहले जनसंख्या का मानक हमें याद रखना बहुत जरूरी है। तो जनसंख्या यानी 1 लाख से अधिक और 90,000 से ऊपर होती है। ठीक है, यानी
जिनकी संख्या मैदान में 1 लाख और पहाड़ में 90,000 या उससे अधिक होती है। समझ रहे हो आप? यानी मैदानी क्षेत्र में अगर 1 लाख से ऊपर जनसंख्या है और पहाड़ी क्षेत्र में 90,000 से ऊपर की अगर जनसंख्या है तो वो नगर निगम में आ जाएगी। ठीक है। सो नगर निगम की रचना में क्या होगा, इसमें एक नगर प्रमुख होता है जिसको मेयर कहते हैं। ठीक है। उसके नीचे एक डेप्यूटी मेयर होता है जिसको उप नगर प्रमुख कहते हैं, और उसके नीचे पार्षद यानी काउंसलर्स बोलते हैं इनको अंग्रेजी में, काउंसलर्स। ठीक है। सो उसके नीचे पार्षद होते हैं, ये मेंबर्स हैं एक तरीके के, सभासद। ठीक है। सो सबसे टॉप पे मेयर। सो नगर प्रमुख और सभासदों का चुनाव 5 वर्ष के लिए डायरेक्ट इलेक्शन से होता है। ये बात समझ में आ रही है? जो नगर प्रमुख, जो नगर पालिका अध्यक्ष है, सॉरी नगर पालिका नहीं, जो नगर निगम अध्यक्ष है, सॉरी मेयर है, वो तो नीचे होता है। इसमें जो मेयर है, मेयर का प्लस ये जो काउंसलर्स हैं, इन दोनों का जो इलेक्शन होता है ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है। यानी लोग इसमें खुद जाके वोट देते हैं और अपने नगर निगम का मेयर भी चुनते हैं और अपने वार्ड का या फिर अपने एरिया का पार्षद भी चुनते हैं। सो उत्तराखंड में जो टोटल ये सारी चीज़ें, उत्तराखंड में ये सारे नगर निगम हैं, रुड़की और 8 हैं, लेकिन अभी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा को नगर निगम में कन्वर्ट कर दिया गया है रिसेंट में। ठीक है। सो पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा भी अब नगर निगम बन चुके हैं। सो नगर पालिका परिषद उसके नीचे आता है। नगर पालिका परिषद जो है, इसमें जनसंख्या 50,000, ठीक है, से मैदान में 1 लाख तक और पहाड़ पर 90,000 तक होती है ना। सो मैदानी क्षेत्र में हमने बोला था कि 1 लाख से ऊपर अगर है तो वो क्या बन जाता है, वो नगर निगम बन जाता है ना। मैदानी क्षेत्र में अगर जनसंख्या 1 लाख से ऊपर है तो नगर निगम बन गया। और 50,000 से 1 लाख के बीच में है मैदानी क्षेत्र में, और पहाड़ी क्षेत्र में अगर 90,000 तक है तो वो क्या बन जाता है, नगर पालिका परिषद। ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है नगर पालिका परिषद। सो नगर पालिका परिषद की रचना पालिका अध्यक्ष व सभासदों से होती है। वहाँ पे जैसे मेयर होता है तो यहाँ पे कौन होता है, नगर पालिका अध्यक्ष होता है, और जो वहाँ पे सभासद होते हैं यानी ये जो काउंसलर्स, और ये हर 5वें साल डायरेक्ट इलेक्शन से इनका चुनाव होता है। ठीक है। सो राज्य में कुल 45 नगर पालिका संस्थाएं हैं। ठीक है, परिषदें हैं। नगर पंचायत अब आता है इसके बाद। तो जिन नगरों कस्बों की जनसंख्या 5,000 से 50,000 तक होती है, यानी 50,000 से तो ऊपर हमने पढ़ लिया था ना क्या होता है, 50,000 से ऊपर अगर है सो वो क्या होगा, वो नगर पालिका परिषद में आ जाएगा। नगर पालिका, अब नगर पंचायत में क्या होता है कि जहाँ पे जनसंख्या 5,000 से लेके 50,000 तक होती है वहाँ नगर पंचायतों का गठन किया जाता है। ठीक है। सो नगर पंचायत की रचना नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासदों से होती है, जिनका प्रत्येक 5वें वर्ष प्रत्येक से चुनाव होता है। ठीक है। इसमें भी नगर पंचायत अध्यक्ष व सभासद होते हैं और इनका भी इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सो राज्य में कुल 51 नगर पंचायतें हैं, जिनमें से 3 नगर पंचायत बद्रीनाथ, केदारनाथ तथा गंगोत्री में चुनाव नहीं होते बल्कि मनोनीत पंचायतें हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। इसमें जनसंख्या वाला ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इलेक्शंस किस किस का होता है इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा परीक्षा वाणी का चैप्टर जो अध्याय 2 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा अध्याय 2। और आपका रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोग को ये वीडियोज़ अच्छी लग भी रही है नहीं लग रही है ना। और वही कमेंट्स हैं जो मुझे मोटिवेट करेंगे आगे वीडियोस जल्दी बनाने के लिए, लगातार बनाने के लिए। सो मैं बस आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना ओपिनियन दें और एकदम फ्री ओपिनियन हो। कुछ अगर इसमें चेंजेस करने हो, टीचिंग स्टाइल में अगर कुछ चेंज लाना हो तो आप उसको डायरेक्टली कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और मैं सच में प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनको कंसिडर करूँगा, है ना। बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। सो आप लोग अगर मुझे बताएंगे सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर मी। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। हैव अ नाइस डे, बाय।